हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, अभी एम्स का भी आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट आपका 26 को हमारा एग्जाम होना है। ओके, तो इसके लिए जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। तो ये रिवीजन की ही सीरीज है अभी, ठीक है। बाकी मैंने आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज प्रोवाइड कराई है, उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करो। ओके, और जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करो, ठीक है। अभी इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिन्हें हम लोग जो है इसमें रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये रिवीजन की अब सीरीज है, ठीक है। इसमें हम जो है रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे एम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देखो, अभी एम्स के बाद आपका रेलवे भी होना है ना, तो रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट रह जाएगा ये हमारा। बाकी और सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियोस। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू ऐप, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है ना, जहाँ पर टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। और अभी आपके जो एग्जामिनेशन है तो वहाँ पर जो भी कोर्सेज है उसमें 25% का डिस्काउंट भी चला हुआ है। ओके, तो आप जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी इस वीडियो में हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखियो हमारा वीडियो, कॉपी ऑफ आरएनए इज अ फंक्शन ऑफ, कह रहे डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए मतलब क्या है भाई? डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए, आरएनए से डीएनए बनना किसका फंक्शन होता है? देखो भैया, इसमें देखो डीएनए से अगर डीएनए बनता है दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब कह रहे हैं कि आरएनए से डीएनए मतलब कि डीएनए से आरएनए बनता तो आप ट्रांसक्रिप्शन क्या देते, लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इसे क्या कहोगे? ये रिवर्स हो रहा है, तो हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन जो होती है उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके बच्चों, तो देखो आरएनए से डीएनए बनाएगा कौन? हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो देखो ऑप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए लाइगेज या फिर आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है हमारे एंजाइम का, जो क्या करेगा? आरएनए से डीएनए बना देगा। ऑप्शन ए समझ आ गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट उसमें एजेंसीज हैं, एनालिटिकल एजेंसी हैं, एडवाइजरी जो बॉडीज होती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एडवाइजरी तो जैसे कि आपके डीटैब हो गया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो गया, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ये तो क्या हो गए? आपके एडवाइजरी हो गए, है ना। फिर आपके होते हैं एनालिटिकल में, जैसे कि आपका एनालिसिस के लिए जैसे कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो गया, हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गया, और जो स्टेट जो लेबोरेटरीज होती है ना, स्टेट्स में जो लेबोरेटरीज होती है, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट्स है ना, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी जो स्टेट्स में होती है, ये एनालिटिकल बॉडीज में आ जाएंगे। तो आपसे पूछा एग्जीक्यूटिव में कौन सा नहीं आता? एग्जीक्यूटिव में बच्चों, एग्जीक्यूटिव में जैसे कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर आता है, कस्टम कलेक्टर आता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आती है ना, ये सब। तो देखो क्या पूछा? नोट नहीं आता। अभी ऑप्शन देखो, लाइसेंसिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव में बिल्कुल आएगी, ड्रग इंस्पेक्टर बिल्कुल आएंगे, कस्टम कलेक्टर आएंगे, लेकिन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी तो एडवाइजरी में आ गई ना। एडवाइजरी बॉडी में डीटैब और डीसीसी है ना। एडवाइजरी में क्या बताया? डी टैब बताया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बताई, तो ये तो एडवाइजरी में है ऑप्शन 3, इसलिए इसका आंसर हो गया नॉट क्लासिफाइड एज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। आंसर इज ऑप्शन 3, बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। समझ आ चुका मेरे हिसाब से, है ना। तो देख लो, फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स फॉलोइंग एजेंसीज हैव बीन प्रोवाइडेड, है ना। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से एजेंसीज जो हैं? एडवाइजरी बॉडीज होती है, एनालिटिकल, एग्जीक्यूटिव। एडवाइजरी में डीटैब और डीसीसी, एनालिटिकल में एनालिसिस के लिए जैसे कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट्स और गवर्नमेंट एनालिस्ट। एग्जीक्यूटिव में लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर एंड कस्टम कलेक्टर्स आते हैं, ठीक है ना बच्चों।
नेक्स्ट देखो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, HMP का क्या है भाई, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे प्रोड्यूस्ड डिस्टिंक्टिवली टू यूजफुल प्रोडक्ट, ये टू है भैया, ये टू है TWO2 वाला, टू यूजफुल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई दीज प्रोडक्ट विद द रेशियो इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड, है ना, दो इसमें प्रोडक्ट जो इसके जो प्रोडक्ट है ना वो बताने हैं, है ना, तो याद रखना। एक तो भाई इसमें बनता है, एक बनता है क्या 5 कार्बन वाला जो होता है आपका राइबोज 5 फॉस्फेट, देखो राइब्यूलोज वाला काट दो, ऑप्शन राइब्यूलोज नहीं बनता, राइबोज बनता है, फ्रक्टोज वाला काट दो, राइबोज 5 फॉस्फेट होता है भाई, तो देखो आंसर तो ऑटोमेटिकली आपका निकल के आ ही गया, ऑप्शन सी, है ना, इसमें 2 NADPH बनते हैं और एक राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा, बच्चों याद रख लेना, क्या बनेंगे, 2 तो NADPH बनेंगे और एक बनेगा हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट, आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट देखो इनालाप्रिल, देख के क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, प्रिल वाले क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, एस इनिबिटर्स में प्रिल वाली ड्रग आती है बच्चों, तो यही तो पूछा है कैसे काम करता है, यही तो इसका मैकेनिज्म है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट कराएगा, ये एंजाइम क्या करा रहा था, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करा रहा था हमारा एस एंजाइम, हमने क्या करा, इस एंजाइम को इनिबिट करा दिया, हमारा जो ये इनालाप्रिल है इसने क्या करा, एस एंजाइम को इनिबिट करा दिया, अब एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज कराता है, BP बढ़ाता है ना, तो इनको हम एज एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन यूज करते हैं एस इनिबिटर्स को, क्योंकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराएगा, BP नहीं बढ़ाएगा, तो यही तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन को ही तो कम कराना है, BP को तो कम कराना है ना, ठीक है, तो मतलब ये इनका यूज होता है, तो आपको तो सिंपल ही पूछा है इस क्वेश्चन में, इतना मतलब आपसे पूछा नहीं है कुछ भी, आपसे क्या पूछा है, कैसे काम करेगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिशन, आंसर इज सिंपल ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन भी बहुत जरूरी देखने होते हैं, ये नहीं है सिर्फ यही देख लो आंसर कर दिया, और भी देखो, क्या पता बोथ आंसर निकल के आ रहा हो, है ना भाई, कुछ और हो, एक बार एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में आपके ARBs होते हैं, ARB जिसमें सार्टन्स आते हैं, सार्टन्स, लो सार्टन, इर्बिसार्टन, टेलमिसार्टन, है ना भाई, आपका एंजियोटेंसिन 2 बन भी गया तो भी आप कर सकते हो क्या भाई, कौन कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, तो क्या करो, रिसेप्टर को ही ब्लॉक करा दो, है ना, तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। फिर आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करा देते हैं, जैसे कि आपका विरापामिल, डिल्टियाज़ैम, निफेडिपिन वाले, है ना, डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स होते हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए मेरे बच्चों को समझ आ चुका है शायद। नेक्स्ट है न्यू एंटी कन्वल्सेंट ड्रग विद स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ गाबा, एंटी कन्वल्सेंट मतलब कि जो एंटी एपिलेप्टिक भी बोल दो बच्चों, इसको एक ही बात है, एंटी एपिलेप्टिक, है ना, एपिलेप्सी में एपिलेप्टिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में देंगे, सीजर्स की ट्रीटमेंट एंटी सीजर ड्रग भी बोल दो, है ना भाई। देखो एंटी कन्वर्सेंट ड्रग विद स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा, देखिए फेनिटोइन, सिंपल ना, क्लासिफिकेशन अगर आपने करा था इसका तो उससे भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फेनिटोइन इज हाइडेंटोइन डेरिवेटिव, क्या होता है, हाइडेंटोइन, 5 डाई फिनाइल हाइडेंटोइन इज फेनिटोइन, ठीक है। प्रिमिडोन इज डीऑक्सीबारबिचुरेट, ये बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है, ओके, ठीक है। तो गाबापेंटीन जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा इज गाबापेंटीन, आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट देखो साइक्लोप्रोपेन क्या है भाई, लोकल एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेटिक है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक है, क्या है भाई, जनरल एनेस्थेटिक का जैसा लग रहा है कुछ, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल एनेस्थेटिक में हमारा साइक्लोप्रोपेन आता है ना। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है भाई, कौन सा गलत है, कौन सा फॉल्स है, बताओ, नॉट ट्रू, कह रहे वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ आयरन इज फेरस, तो भाई देखो Fe3+ तो फेरिक होती है, Fe2+ फेरस होती है, तो वाटर सोल्यूबल फेरस होती है, बिल्कुल सही कह रही हैं। आयरन स्टोर्ड इन द बॉडी एज फेरेटिन, देखिए आयरन जो होता है बॉडी में स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है ना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं,
एंटीडोट इन आयरन पॉइजनिंग इज प्रोटामिन सल्फेट। ये क्या कह दिया इन्होंने भाई, यही तो फॉल्स है। आयरन की पॉइजनिंग में प्रोटामिन सल्फेट कब से देने लगे? प्रोटामिन सल्फेट तो हिपैरिन का एंटीडोट होता है। आयरन की पॉइजनिंग में डिफेरियोक्सामिन दिया जाता है बच्चों, है ना। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट। नॉट ट्रू बताना था। 3 बात सही है, 1 गलत है, हमने बता दी कौन सी गलत है, ऑप्शन डी। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। भाई ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसको ठीक कराने के लिए कौन से टाइप की दवाई दोगे, कौन से टाइप की ड्रग दोगे? स्टैटिन दोगे, एंटी डायबिटिक। भाई एंटी डायबिटिक तो हम डायबिटीज, भाई ग्लूकोज हमारा बढ़ गया, शुगर बढ़ गया तो दे देंगे, तो है ना। एंटी हाइपरटेंसिव, भाई हमारा बीपी बढ़ गया तो दे देंगे। एंटी कोएगुलेंट, भाई कोएगुलेशन को प्रिवेंट कराने के लिए दे देंगे। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन ए बन गया, स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या होते हैं भाई? HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं स्टैटिन्स। जब आप हाइपोलिपिडेमिक ड्रग पढ़ते हो, हाइपोलिपिडेमिक, या फिर इसको बोल दो एंटी हाइपरलिपिडेमिक बोल दो, एक ही बात है बच्चों। एंटी हाइपर या हाइपो एक ही बात है ना। तो इसमें हमारे डिफरेंट ड्रग्स आती हैं, जैसे स्टैटिन्स आते हैं और फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव है, बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट्स आते हैं, है ना। तो इसमें आपका जो है ये स्टैटिन्स हो जाएंगे, जो क्या करेंगे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कराएंगे। आंसर इज ऑप्शन है, क्योंकि HMG को रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं। HMG को स्टैटिन्स होते हैं, HMG को रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। HMG को रिडक्टेज एंजाइम क्या कराता है? कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस होती है उसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है ना, उसको कैटालाइज कराता है ये एंजाइम। अब देखो इस एंजाइम को आपने इनिबिट कर दिया, अब रेट लिमिटिंग स्टेप ही कैटालाइज नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ही नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से समझ आ गया। नेक्स्ट, विच ड्रग आर यूज्ड ऑरली टू एक्वेट द बाउल और टू प्रमोट बाउल एलिमिनेशन। तो बताइए कौन से टाइप की ड्रग यूज करोगे? एंटी डायरियल, एंटी एमिटिक ड्रग यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग। तो इसकी तो एमिटिक होते हैं, जैसे कि आपका आईपीकैक पढ़ते हो, है ना। आईपीकैक सिरप होता है एज अ एमिटिक, एमिसिस कराने के लिए। एपोमोर्फिन भी होता है। लैक्सेटिव एंड कैथार्टिक्स, एंटी एमिटिक तो एमिसिस को प्रिवेंट कराएंगे, जो एंटी एमिटिक ड्रग होती है, जैसे कि ऑन्डेंसेट्रोन 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है ना। तो आपका जो है बाउल एलिमिनेशन को प्रमोट कराएंगे, वो हमारे लैक्सेटिव और कैथार्टिक्स होते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा, ओके। नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई कौन सी बात सही बतानी है अभी तो इसमें? मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड है मिल्क अल्कली सिंड्रोम। साइड इफेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लूज मोशन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्स्टिपेशन। भाई एल्यूमिनियम सोल्ट्स जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिपेटिंग होते हैं, कॉन्स्टिपेशन कोज कराते हैं, और मैग्नीशियम सोल्ट्स हमारे क्या कराएंगे? लूज मोशन कराते हैं, ओके। साइड इफेक्ट होता है इनका, अभी पूछा भी हुआ था आपका एल्यूमिनियम वाला का, है ना, कॉन्स्टिपेशन कराता है, ठीक है। तो देखो तीनों बातें सही हैं बच्चों, है ना। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एक साथ में, ना। ऑप्शन डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। भाई मिल्क अल्कली सिंड्रोम के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लूज मोशन कराएगा, और जो आपके एल्यूमिनियम वाले होते हैं ये कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। 3 क्वेश्चन निकल के आ गए ना एक क्वेश्चन से, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी द ड्रग। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम कराती है हमारी कौन सी क्लास? बताओ कौन सी ड्रग कराती है? सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड या पेनिसिलिन? भाई हमारे सल्फोनामाइड जो होती हैं ये क्या कराएंगे? स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम करा देंगी। कर्निक टेरस भी कराती है, कर्निक टेरस। और बताओ क्रिस्टल यूरिया, क्रिस्टल यूरिया, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, और हिमोलिटिक एनीमिया, ये सब करा देती है हमारे सल्फोनामाइड। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ध्यान रखना स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम तो है ही, साथ में क्रिस्टल यूरिया, कर्निक टेरस, हिमोलिसिस और एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, ये सारे एडवर्स इफेक्ट आपके सल्फोनामाइड के ही हैं। So which of the following statement is true regarding aminoglycoside antibiotic? aminoglycoside antibiotic streptomycin, gentamicin, kanamycin, cizomycin, natilmycin, ये सब जो aminoglycoside antibiotic होती है उसके बारे में कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, कौन सा बिल्कुल करेक्ट है, बताओ, है ना। ट्रू बताना है। देखो
एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का बैक्टीरियोस्टैटिक, बिल्कुल एकदम गलत, बैक्टीरियासाइडल होती है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। एनारोबिक बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। नहीं, एनारोबिक के लिए नहीं होती है, एनारोब्स पे एक्ट नहीं करेंगी भाई, सेंसिटिव नहीं होते, एनारोबिक को नहीं करती कुछ भी। फिर कह रहे हैं एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद सेल डिवीजन से भी इंटरफेयर कहाँ करती है, सारे गलत लिखे हो। अच्छा हाँ, आपने तो ट्रू बताना था ना, तो एक ही तो ट्रू होगा जो कि ऑप्शन 2 है ना। तो ये सेल डिवीजन से भी इंटरफेयर नहीं करती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, ये भी गलत है। आंसर क्या निकल के आया मेरे बच्चों, ऑप्शन 2। ये मोर एक्टिव होती है भाई अल्कलाइन मीडियम में एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ध्यान रखना, ऑप्शन 2। ठीक है, तो एक बार प्रॉपर्टीज देख लो भाई एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। देखो, ऑल आर एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन से इनका एक्सक्रीशन होता है, बैक्टीरिसाइडल होती हैं, मोर एक्टिव होती है अल्कलाइन पीएच पर, दे एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती हैं, ऑल आर एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, डू नॉट इनहिबिट एनारोब्स, एनारोब्स को इनहिबिट नहीं करेगी बच्चों, सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया जो है उन्हीं को इनहिबिट करेगी। ऑल एग्जिबिट ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है भाई हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ध्यान रखना। दे आयोनाइज इन सॉल्यूशन, भाई इनको ओरली नहीं दे सकते आप, क्योंकि आयोनाइज हो जाएगी, आयोनाइज फॉर्म तो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो दे आयोनाइज इन सॉल्यूशन, आर नॉट अब्जॉर्ब्ड और डिस्ट्रीब्यूट ओनली एक्स्ट्रा सेलुलरली, डू नॉट पेनिट्रेट ब्रेन और सीएसएफ। ठीक है, तो इनको मतलब कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स अब्जॉर्ब नहीं होती ना, तो इनको ना ओरली भी नहीं देते। ठीक है, याद रखना ये बात है, सारे पॉइंट्स एमिनोग्लाइकोसाइड के याद रखना। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द ड्रग विच एग्जिबिट ड्यूअल अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। भाई अल्फा पे भी एगोनिस्ट है और बीटा पे भी एगोनिस्ट है, दोनों पे एगोनिस्ट है। देखो, टर्ब्यूटालिन, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल, ये सारे के सारे क्या है मेरे, बीटा के 2 के एगोनिस्ट है भैया। क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, ब्रोंकोडाइलेटर पढ़ते हो ना। क्लोनिडीन जो है प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 का एगोनिस्ट है। दो ब्यूटामिन मेरा आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। बाकी मीटा प्रोटीरिनोल, ये भी बीटा 2 एगोनिस्ट ही लग रहा है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर डो ब्यूटामिन, जो बीटा प्लस अल्फा, मतलब कि ये अल्फा 1 और बीटा 1 का एगोनिस्ट होता है, डो ब्यूटामिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके नहीं सर, रिवांचिनी इज द कॉमन नेम फॉर, किसका कॉमन नेम है रिवांचिनी, रुबार्ब, अलो, कैस्केरा, सिनेमोन, है ना। तो रुबार्ब का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा रुबार्ब, रियम पामेटम, है ना, रुबार्ब का सोर्स होता है, तो रुबार्ब को रिवांचिनी भी कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा रुबार्ब। नेक्स्ट है फ्रूट विच इज यूज्ड एज डायूरेटिक, फ्रूट जो आपका डायूरेटिक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में वैसे ना ये आंवला भी भाई डायूरेटिक ही होता है ना, और आंवला का भी फ्रूट है ना। बाकी वैसे आपका जो है फेनल लिखा हुआ है, फेनल और अजवाइन है और गोखरू, है ना। तो भाई इसका आंसर तो गोखरू होगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गोखरू, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, है ना, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस जाइगोफाइलेसी फैमिली होती है, और ये डायूरेटिक होता है। बाकी हमारा ये आंवला होता है ना, इसमें भी पड़ा था, इसमें ये भी डायूरेटिक था। ठीक है, तो ठीक है, तो इधर फैनल के बारे में लिखा हुआ है, सोर्स फोनिकुलम वल्गेयर होता है, ये भी अम्बेलिफेरस फ्रूट है हमारा, है ना, और फोनिकुलम वल्गेयर और अम्बेलिफेरी फैमिली है। फेनकोन और एनिथोल प्रेजेंट है, फेनकोन और एनिथोल, है ना। फेनकोन पंजेंट, एनिथोल स्वीट होता है ना। आंवला, अम्बलिका ऑफिसिनालिस फ्रूट होता है, देखो ये भी, है ना, यूफोर्बिएसी फैमिली होती है। ठीक है, फिर अजवाइन का ट्रैकिस्पर्मम अमी सोर्स होता है, अम्बेलिफेरी फैमिली है, थाइमोल प्रेजेंट है अजवाइन में। आंवला में विटामिन सी होता है ना। गोखरू ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस जाइगोफाइलेसी फैमिली, ये भी फ्रूट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ डैश, है ना। एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज। देखो टर्मिनल टोमेटोसा, तो ये तो ना टर्मिनल अर्जुना, जो आपका अर्जुना होता है ना, उसका अडल्ट्रेंट होता है। क्या होता है, अडल्ट्रेंट टर्मिनल टोमेटोसा होता है। केशिया सिमनिया, डेलबर्गिया लैटिफोलिया, गोसिपियम, ऑप्शन डी हो जाएगा गोसिपियम, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
कौन से टाइप के स्टोमेटा, डैश टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन क्रू ड्रग क्लोव, क्लोव में कौन से टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट है भाई, क्लोव, यूजिना कैरोफाइलेसिस, मिटेसी फैमिली वाली क्लोव, क्या बहुत सारी बातें, ओवोइड एंड लाइसो, ओवोइड और लाइसोजीनस, वो जो होती है ना इसकी, इसमें ऑयल ग्लैंड्स होती है, ओवोइड एंड, ठीक है। और इसमें स्टोमेटा कौन से बताए थे ये बता दो, कौन से बताए थे, पैरासिटिक, डायसिटिक, एनोमोसिटिक या एनाइसिटिक, कौन से टाइप के स्टोमेटा बताए थे इसमें, हमने एनोमोसिटिक स्टोमेटा बताए थे ना, कोल्ड बीएफ से याद है कि नहीं है। पैरासिटिक सैना और कोका में होते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। देख लो कौन से टाइप के स्टोमेटा किस में प्रेजेंट है, पैरासिटिक या रूबिएसिस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा हमारा सैना और कोका में है ना। वो जो ऑयल ग्लैंड है ओवोइड एंड साइजोलाइसिजिनस, ओवोइड और साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड होती है ना, ठीक है। तो जो है ये पैरासिटिक और रूबिएसिस है पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा, सैना और कोका में। डायसिटिक कैरियोफाइलेसिस है क्रोस सेल्ड, है ना, 2 कार क्रोस से याद रखते हो ना, पिपरमेंट, स्पेरमेंट और वस्का में। क्रूर, एनी, अनइक्वल से याद रखते हो, एनाइसिटिक, क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा, बेलेडोन, धतूरा, स्ट्रामोनियम, बीडीएस, है ना, बीडीएस। और एनोमोसिटिक या रेनिकुलेसिस या इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा, कोल्ड बीएफ से याद रखते हो, है ना। क्लोव, ओपियम, लोबेलिया, डिजिटालिस, बुच्चू, फेनल, ओके। नेक्स्ट देख लो बच्चों, सोर्स ऑफ इंडियन गम, इंडियन गम का सोर्स आप लोगों ने बताना है। तो ऑप्शन देखो, अकेशिया अरेबिका है, जिलेडियम अमनसी, तो ये तो अगार जो हमारा होता है ना बच्चों, अगार जो जिलेडियम रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जिलेडियम अमनसी, है कि नहीं। अगार जो होता है हमारा, ये होता है रेड एल्गी, जिलेडियम अमनसी से ऑब्टेन होता है। एस्ट्रेगेलस गमीफर तो ट्रगाकैंथ का सोर्स है, लेगुमिनोसी फैमिली है। स्टर्कुलिया यूरेंस जो आपका गम कराया इंडियन ट्रगाकैंथ होता है ना, स्टर्कुलिया यूरेंस, ठीक है, स्टर्कुलियसी फैमिली होती है। तो आपका इंडियन गम अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली वाला होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सोर्स ऑफ इंडियन गम इज अकेशिया अरेबिका और फैमिली इज लेगुमिनोसी, ओके बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। एक बार सोर्स देख लो थोड़े से कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग के, अकेशिया इंडियन गम, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली, ग्वार गम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेगुमिनोसी फैमिली, ट्रैकैंथ एस्ट्रेगेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली, गम घटी एनोजिसस लैटिफोला कॉम्ब्रेटेसी फैमिली, गम कराया स्टर्कुलिया यूरेंस स्टर्कुलियसी फैमिली, गम कराया को ना इंडियन ट्रैकैंथ भी कहते हो। अगार का जिलेडियम अमनसी, रेड एल्गी होती है, ये जो आपकी जिलेडियम अमनसी है रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है हमारा अगार, है ना, जेलिडेसी फैमिली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्लोटिंग फैक्टर विच इज नोन एज स्टुआर्ट फैक्टर और थ्रोम्बोकाइनेज फैक्टर। स्टुआर्ट फैक्टर कौन सा क्लोटिंग फैक्टर को कहोगे भाई, फैक्टर नंबर 4 को कहोगे, फैक्टर नंबर 8 को कहोगे, 10 को, 12 को, भाई हम तो कहेंगे किसे, फैक्टर नंबर 10 को कहेंगे, स्टुआर्ट फैक्टर, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ आई इज लाइट सेंसिटिव, हमारी आंख में कौन सा पार्ट है जो लाइट सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटिव होता है, ये आप लोगों ने बताना है। रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, लेंस होता है। तो बताओ भाई लाइट सेंसिटिव कौन सा होता है, हमारी आंख का पार्ट लाइट सेंसिटिव रेटिना होता है जो लाइट सेंसिटिव होता है ना। इनर मोस्ट जो कि आप जो आईज में पढ़ते हो ना, एक तो आउटर लेयर होती है, एक मिडल, एक इनर। इनर लेयर में आपका क्या आता है, रेटिना आता है जो लाइट सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटिव होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा रेटिना। देखिए रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव होता है, बैक ऑफ द आई के बैक में होता है, क्या करेगा ये लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जा सके, है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक साइट वेयर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस। देखिए स्पर्म का मैचुरेशन कहाँ पर होता है, एपिडिडाइमिस, टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, नन। तो देखिए एपिडिडाइमिस जो होता है वहाँ पर क्या होता है, स्पर्म्स का मैचुरेशन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस एंड ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। कौन सा हार्मोन है इनमें से जो क्या कराएगा, टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, फीमेल्स में ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कराता है। प्रोलैक्टिन तो भाई हमारा जो है हमारी जो क्या करता है मिल्क को इजेक्ट कराने के लिए, है ना, प्रोलैक्टिन
ओके नहीं, मिल्क को सिक्रेट कराने के लिए मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है, क्योंकि जो मिल्क इजेक्शन का काम होता है वो तो हमारे ऑक्सीटोसिन का होता है, और जो मिल्क का प्रोडक्शन का काम होता है वो हमारा प्रोलैक्टिन करता है ना। ठीक है, फिर आपका इंसुलिन तो हमारा क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हमारा आंसर हो जाएगा, क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस एंड ओव्यूलेशन इन फीमेल, आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी लुटिनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, लाइडिक सेल्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, है ना, कि टेस्टोस्टेरोन बनाए वो, है ना, वो होता है आपका ऑप्शन, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी लुटिनाइजिंग हार्मोन देखिए, इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये लाइडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड स्टिमुलेट करता है फीमेल में ओव्यूलेशन को भी, और बाकी जो है फीमेल में ये कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को भी ये कराएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट कौन सा है ये आपने लोगों ने बताना है। कह रहा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से ब्रोंकोडाइलेशन बता रखा है, तो सिंपैथेटिक तो ब्रोंकोडाइलेशन सही लग रहा है मुझे तो ना, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, तो सिंपैथेटिक तो सही है, ब्रोंकोडाइलेशन ही कराएंगे ना, क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ते हो, वो ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं, अस्थमा में देते हो, बिल्कुल सही है। कह रहा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, भाई क्या कह रहे हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा। भाई प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक में होता है, मियोसिस है ना, इसमें तो आपका मिड्रियासिस तो गलत हो गया। फिर कह रहा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से हमारा सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो पैरासिम्पैथेटिक में जूस सिक्रेट, ये भी सही है, HCl सिक्रेट होता है ना, तभी तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो बात तो ये क्वेश्चन मेरे को तो गलत ही लग रहा है, मैंने कुछ गलत बनाया, चलो देखते हैं और भी। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से डायलेशन ऑफ प्यूपिल, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपके कोलिनर्जिक ड्रग मतलब किया है, तो वो प्यूपिल को डायलेट नहीं कराती, वो क्या कराती है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। क्या कराती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है, मियोसिस कराती है ना आपका। बाकी सिंपैथेटिक में ये मिड्रियासिस होगा, तो ये तो गलत है ना। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से होगा बच्चों क्या, ब्रोंकोडाइलेशन होगा, बिल्कुल होगा सिंपैथेटिक से ब्रोंकोडाइलेशन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो बच्चों इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ इसमें मिस्टेक कर दी क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, तो इसको आप, वैसे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन हमारा सी भी सही है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करेंगे तो हमारा जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, है ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। तो ऑप्शन सी सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए भी सही है, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से ब्रोंको डायलेशन होता है हमारा बच्चों, तो ऑप्शन ए भी सही है ना, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है ना, तो उस टाइम पे ब्रोंकाई डायलेट हो जाएंगी, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, टैकिकार्डिया हो जाएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएगी, मिड्रियासिस हो जाएगी, डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है इसीलिए, है ना। तो देखो बच्चों ए और सी सही है, बाकी बी गलत है और डी गलत है। पैरासिम्पैथेटिक में डायलेशन ऑफ प्यूपिल मतलब इनका अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। ओके, तो बाकी इसका वैसे आप आंसर समझ लो, ऑप्शन ए और सी दोनों सही लिखे हुए हैं। करेक्ट बताना हो तो ए और सी दोनों सही है ना। यहाँ पर जो है सिंपैथेटिक में ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है, चलो, है ना, चलो ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, मैंने आपको आंसर बता दिया, वैसे ए और सी दोनों सही है। जैसे प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चीफ फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, डैश इज यूज टू डिटरमाइन, ग्रैन्यूल्स की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए पिक्नोमीटर यूज होता है, ऑप्शन डी पिक्नोमीटर। नेक्स्ट है, इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, डिनेचुरेशन होता है। मॉइस्ट हीट में क्या होता है, कोएगुलेशन होता है, रेडिएशन, और एक आपका होता है गैस स्टरलाइजेशन, गैसेस में अल्काइलेशन होता है, और रेडिएशन में लीथल म्यूटेशन होता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। मॉइस्ट हीट में क्या हुआ,
मोस्ट हिट्सलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू कोएगुलेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। मोस्ट हिट्सलाइजेशन में अपरेटस हमारा ऑटोक्लेव यूज होता है। नेक्स्ट देखो, टू डिटेक्ट फॉल्टी सील पैकेजिंग इन द एम्प्यूल्स, द एम्प्यूल्स आर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन, है ना। तो एम्प्यूल्स के लिए जो लीक टेस्ट होता है उसकी बात हो रहा है, लीक टेस्ट जो होता है एम्प्यूल्स के लिए, है ना। तो कह रहे हैं जो है फॉल्टी सील पैकेजिंग इन एम्पूल, तो एम्पूल को इमर्स करेंगे। मिथिलीन ब्लू होता है, अमरैंथ नहीं होता, जेंशन वॉलेट, क्रिस्टल वॉलेट, मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन 1% मिथाइलिन ब्लू के सोल्यूशन में उसको क्या करेंगे, इमर्स करेंगे, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोज फॉर्म, ऑइंटमेंट बिल्कुल आता है, क्रीम आता है, पेस्ट आता है, जेलीज आती हैं, इमल्शन नहीं आता भाई। इमल्शंस और सस्पेंशंस हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होती है उसमें इमल्शन आता है, सस्पेंशन आता है, याद रखना ऑप्शन 4 हो गया। नोट पूछा है बच्चों, जैसे डैश टैबलेट्स आर इनसोल्यूबल इन एसिडिक मीडियम बट सोल्यूबल इन अल्कलाइन मीडियम, कौन सी टैबलेट होती है जो एसिडिक मीडियम में क्या है, इनसोल्यूबल है, स्टमक में मेडिकामेंट रिलीज नहीं कर रही, इंटेस्टाइन में जाके अपना मेडिकामेंट रिलीज कर रही है, अल्कलाइन मीडियम में सोल्यूबल है, कौन सी है बताओ। एंटारिक कोटेड, सिल्वर कोटिंग, जिलेटिन कोटिंग, शुगर कोटिंग, तो ये एंटारिक कोटिंग टैबलेट्स होती हैं जो स्टमक में मेडिकामेंट रिलीज ना करके इंटेस्टाइन में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मेडिकामेंट रिलीज करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है, डिसइंटीग्रेशन, वहाँ जाके डिसइंटीग्रेट होती है ये ना। तो देखो, तो कौन कौन सी ड्रग के लिए एंटारिक कोटिंग करोगे भाई, ऐसी ड्रग जो आपने लोकल एक्शन इंटेस्टाइन में रिक्वायर हो तो करोगे, या फिर कोई ऐसी ड्रग जो स्टमक में क्या करेगी भाई, स्टमक में डिग्रेड हो जाए, है ना, तो ऐसी ड्रग के लिए एंटारिक कोटिंग करोगे। ओके, तो एंटारिक पॉलीमर तो थायलेट वाले मेरे बच्चों को पता ही है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन, लैनोलिन का यूज बताओ। इमोलिएंट, विस्कोसिटी कंट्रोलर, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, तो क्या है लैनोलिन, ऑप्शन ए इमोलिएंट होता है। नेक्स्ट देखो, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, तो ऑइंटमेंट और पेस्ट कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से बताओ। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, प्रेजेंस ऑफ वाटर मिसिबल बेस, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंसोल्यूबल सॉलिड से क्रिएटिंग इमोलेंट इफेक्ट। देखो ऑइंटमेंट और पेस्ट कैसे डिफर करते हैं कि पेस्ट में ना इंसोल्यूबल सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं। ओके, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंसोल्यूबल सॉलिड्स, ठीक है, पेस्ट में ना इंसोल्यूबल सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टू ऑब्टेन अ मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन द ड्रग दैट आर कंबाइंड अलोंग विद बीटा एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट, कह रहे हैं मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन कराने के लिए, कह रहे हैं ड्रग दैट आर कंबाइंड अलोंग विद बीटा एगोनिस्ट। तो देखिए जो आपके बीटा एगोनिस्ट जैसे कि आपका साल्ब्यूटामोल क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, ब्रोंकियल अस्थमा में देते हो, है ना। तो कह रहे क्या करोगे, मोर इफेक्टिव, और भी इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन करानी है आपने, तो कह रहे इसको कंबाइन करो किसके साथ में, बीटा एगोनिस्ट को। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दोगे भाई, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट मत दे देना, मत दे देना, क्यों, क्योंकि ये तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं अस्थमा में बच्चों, तो बिल्कुल मत दे देना, ठीक है, ऑप्शन तो ए काट दो। बीटा के ब्लोकर लिख रखे हैं, बीटा एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिज्म, अब बीटा ब्लोकर तो क्या करेंगे, बीटा को ब्लॉक करा देंगे, है ना, बिल्कुल भी नहीं देंगे। जैसे कि प्रोप्रेनोलोल जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है अस्थमा के पेशेंट्स में, है ना, तो ये तो बीटा को ब्लॉक करा देंगे, तो ये भी नहीं दोगे। कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट, हाँ ये देते हैं, जैसे कि आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड पढ़ते हो, ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होते हैं मेरे बच्चों, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। बाकी अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फिजिकल हेल्थ का मतलब बताना है, सोशिएबल, गुड लुकिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन, नीट एंड क्लीन, तो फिजिकल हेल्थ सिंपल ऑप्शन सी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट देखो, स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन इज नोन एज डिजीज, इलनेस, सिकनेस एंड नन, तो स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन इसे कहेंगे सिकनेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस, कह रहे हैं स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये तो हमारे हेल्थ का डेफिनेशन होता है, ऑप्शन ए
हेल्थ, जैसे सेक्स रेशियोज डिफाइंड है तो सेक्स रेशियो डिफाइंड करो, नंबर ऑफ फीमेल्स होता है, मेल्स नहीं होता, ये 100 नहीं होता, मेल नहीं होता, हाँ ऑप्शन नहीं हो जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग डायमेंशन ऑफ सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ में क्या नहीं आएगा भाई, सोशल में देखो इनइक्वलिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स आएगा, एस्टेब्लिश एफिनिटी आएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन आएगा, तो इनइक्वलिटी तो नहीं आएगा ना, नोट पूछे ऑप्शन ए हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट है सेबीन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, सेबीन पोलियो की वैक्सीन पढ़ते हो, साल्क और सेबीन होती है ना भाई, सेबीन को के से किल्ड से याद रखो, किल्ड होती है, साल्क क्या होती है, लाइव अटेन्यूएटेड होती है, ठीक है, सेबिन इंजेक्टेड होती है, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन होती है, साल्क ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, साल्क इंजेक्टेड है, सॉरी मैं यहाँ लिख रही हूँ, बोल गलत रही हूँ ना, साल्क किल्ड है ना तो ये किस में आती है, ये इंजेक्टेड में आती है, सेबिन लाइव है ना तो ये आपकी ओरल में आती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या पूछा है, सेबिन ओरल वाली लाइव है, तो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, लाइव में आती है। नेक्स्ट है फॉलोइंग कंटेन लाइव अटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन है, मतलब कि सारे सारी लाइव है, एक को छोड़ के, पोलियो में आता है, हेपेटाइटिस ए, येलो फीवर या मीजल्स, तो भाई इसका हेपेटाइटिस को छोड़ के हो जाएगा बाकी तीनों, है ना, ऑप्शन बी। जैसे रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन, भाई बीसीजी वैक्सीन को ना इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, याद है ना मेरे बच्चों, इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, जिसमें कि स्मॉल वॉल्यूम जो है इंजेक्ट किया 0.1 से 0.2 ml तक ही दे देते हैं हम इंट्राडर्मल रूट से, है कि नहीं, तो इंट्राडर्मल दिया हुआ को ऑप्शन ए में, बीसीजी वैक्सीन को इंट्राडर्मल रूट से देंगे। नेक्स्ट है वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर, वैक्सीन को कितना स्टोरेज टेम्परेचर चाहिए भाई, देख लो 4 ऑप्शन है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर ऑफ बेड इन मीडियम साइज हॉस्पिटल में बता दो कितने बेड होते हैं, बिलो 100, 100 to 500, 500 to 1000, 1000 to 2000, तो भाई ऑप्शन सी 500 से 1000 बेड मीडियम साइज हॉस्पिटल में होते हैं, है ना। तो देख लो क्लासिफिकेशन, वेरी स्मॉल साइज में 100 से कम बेड होंगे, स्मॉल में 100 से 500, मीडियम में 500 से 1000, लार्ज में 1000 से ज़्यादा, ठीक है, समझ आ गई टेबल। नेक्स्ट देखो फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या फंक्शन होता है भाई, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, ड्रग को डिस्पेंस करेगा, मैनेजमेंट ऑफ स्टोर ड्रग स्टोर है उसको मैनेज करेगा, पेशेंट काउंसलिंग, देखो सारे ही आपके फंक्शन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। जैसे ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्या क्या कह रहे हैं ऑप्शन देखो, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशंस एट द राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, तो ये हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल होता है ना, कि भाई राइट मेडिकेशन अवेलेबल हो राइट टाइम पर, राइट डोज में, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में, है ना। कह रहे एक्ट एज काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्स एंड पेशेंट्स के लिए काउंसलिंग डिपार्टमेंट भी होता है, तो देखो दोनों बातें सही हैं ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट इज ओपीडी, तो सिंपल है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, देख लो कौन से ऑप्शन में है, अदर नहीं होता, आउट पेशेंट होता है, अदर नहीं होता, आउट फार्मेसी नहीं होता, क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट एम्बुलेटरी पेशेंट्स, जो क्या होते हैं, मतलब कि चल के जा सकते हैं, विच आर एबल टू वॉक, है ना, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिट नहीं होंगे, वो तो इन पेशेंट होते हैं जो एडमिट होते हैं, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन द ओपीडी में ट्रीटमेंट लेके वो घर चले जाते हैं, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एम्बुलेटरी पेशेंट्स। नेक्स्ट एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, भाई एसिड्स जो होते हैं पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या देंगे, जैसे कि भाई आपका HCl है, पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या देगा, H+ आयन देगा और Cl- बनेगा, है कि नहीं। तो HCl क्या है हमारा, तो एसिड सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या देंगे, H+ आयन देते हैं। बेस एसिड सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करेंगे तो OH- आयन देते हैं। ये हमारा अर्हीनियस कंसेप्ट है, डिसोसिएशन कंसेप्ट भी जिसे कहते हो, है ना। तो एसिड्स एक्वस मीडियम में H+ देते हैं, बेस एक्वस मीडियम में OH- देते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है बफर्स आर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो बफर्स में क्या होता है भाई, देखो या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, तो एसिडिक बफर में वीक एसिड होता है एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और जो बेसिक बफर होंगे उसमें क्या होगा, वीक बेस होगा और उसका सोल्ट होगा विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। जैसे कि वीक एसिड है मेरे बच्चों, मैं आपको एसिडिक बफर का एग्जांपल लेके बताऊं तो वीक एसिड जैसे कि हमारा एसिडिक एसिड है,
ठीक है, एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया NaOH, इसके साथ में सोल्ट मतलब कि CH3COONA। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर, है कि नहीं, सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, सोल्ट विद वीक एसिड नहीं होता, देखिए वीक एसिड होगा एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन, अभी तो बताया एसिडिक बफर में क्या वीक एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग वाले तो काट दो, वीक एसिड होगा एंड इट्स अ सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, वीक के साथ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग के साथ, अभी एग्जांपल बताया ना आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा, अभी तो बताया एग्जांपल CH3COH प्लस CH3CONA, है ना। नहीं सर, बेस और सब्सटेंस में डिजोल्व इन एक्वस, अभी बताया आपको ये भी, जो बेस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे, OH माइनस देंगे, एसिड्स तो H प्लस दे रहे थे, बेस OH माइनस देंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एज पर अरेनियस कंसेप्ट एसिड इज ए, अरेनियस कंसेप्ट जो आपका डिसोसिएशन कंसेप्ट भी जिसे कहते हो, इसके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, H प्लस आयन डोनेट करते हैं, मतलब कि प्रोटोन डोनेट करते हैं, बेस H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि OH माइनस आयन डोनेट करते हैं, बेस मतलब कि एक्वस मीडियम में जो बेस होते हैं वो OH माइनस देते हैं, एसिड H प्लस देते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, एज पर ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट, भाई ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट को हमने प्रोटोन कंसेप्ट कहा है, इसके अकॉर्डिंग एसिड्स तो प्रोटोन डोनर होते हैं, एसिड्स क्या होता है, प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस क्या होता है, प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। एसिड्स तो प्रोटोन डोनर है, ऑप्शन ए, और बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं एज पर द ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोन कंसेप्ट, ठीक है। बेस पूछा है ना, सॉरी मैंने एसिड ही पढ़ लिया है ना, इस टाइप से ही मिस्टेक होती है बच्चों, है ना। ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट, एसिड मैंने सही कहा प्रोटोन डोनर होता है, बट हमसे तो बेस पूछा है ना, बेस तो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं ना, तो आंसर ऑप्शन बी होगा बच्चों, है ना। एज पर ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट बेस हमारे प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं। नेक्स्ट है एज पर लेविस कंसेप्ट बेस इज अ, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट जो होता है इसे इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हो, क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग बेस LBED, बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो एसिड्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गए, ठीक है। तो आपसे बेस पूछे, ध्यान से पढ़ लो, फिर से गलत कर दो कभी। बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है ना, तो हमारा क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है, एल्यूमिनियम से 3 मतलब कि आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव जो क्लोरीन है वो जुड़े हुए हैं, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इनकी तरफ चली गई, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एल्यूमिनियम तो भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे एसिड्स तो क्या होते हैं, बेस होते हैं, LBED से इलेक्ट्रॉन डोनर, एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो करना चाहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो ये क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया कि नहीं हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, एसिड होता है। नेक्स्ट है तो ये इसमें देख लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेविस एसिड होता है क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम की वजह से, विच रिड्यूस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सेंट्रल एटम, ठीक है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोंस्टेड-लोवरी एसिड एंड बेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्रोंस्टेड-लोवरी एसिड एंड बेस, अभी बताया ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट को हमने क्या कहा बच्चों, प्रोटोन कंसेप्ट, एसिड्स प्रोटोन डोनेट करेंगे, बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे, है ना। एसिड्स प्रोटोन डोनर, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर, दोनों बात सही है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर, देखो एसिड्स जैसे कि HCl है, रिएक्ट करेगा बेस जैसे कि NaOH के साथ में, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2, है ना। तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है,
इसे क्या कहोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स रिएक्शन। टाइप बी जो एडवांस्ड नहीं है, ये टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। देखो बच्चों क्या है ये, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। टाइप बी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई, 5 होती हैं ये, है ना। देखो टाइप ए जो होती है ना, वो तो क्या होती है, प्रिडिक्टेबल होती है ना, और जो होती है डोज रिलेटेड होती है, डोज डिपेंडेंट होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, रिवर्सिबल होती है। टाइप ए जो होती है, जैसे कि भाई आपके सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया करा देते हैं, है ना, तो ये टाइप ए में आ गया। टाइप बी जो होती है ना बच्चों, वो बिजारे होते हैं, बी से बिजारे। टाइप बी क्या होते हैं, बिजारे। ये टाइप बी होती है ना, ये अनप्रिडिक्टेबल होती है। क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल। और ये ना डोज इंडिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है, पेशेंट स्पेसिफिक होती है और ड्रग स्पेसिफिक होती है टाइप बी। ओके, डोज इंडिपेंडेंट है, तो इनमें मैनेज करने के लिए क्या करोगे भाई, उस ड्रग को दो ही मत, है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही रेयर होंगी ना। टाइप बी बिजारे होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है ना, तो डोज पे डिपेंड ही नहीं कर रही, ठीक है। तो इनको क्या करोगे, डोज पे डिपेंड नहीं करते, डोज को रिड्यूस करने से कोई फायदा ही नहीं है, इंक्रीज तो करोगे ही क्यों। विद होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर, भाई उसको विद होल्ड कर दो, उस ड्रग को दो ही मत, स्टॉप कर दो ट्रीटमेंट को, और फ्यूचर में भी मत देना कभी भी, ठीक है। टू री इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ स्लोली, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया, टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। बच्चों ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्या होता है, टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखो ये 5 होती है, टाइप ए होती है, टाइप बी होती है, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। टाइप ए होती है, ठीक है, टाइप बी में बिजारे, और टाइप ए में मैंने आपको बताया भाई जो डोज डिपेंडेंट होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, और टाइप सी क्रोनिक बोलते हैं इनको, टाइप डी को डिलेड, और ई को एंड ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो टाइप बी का हमारा सही हो गया ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, भाई इनमें से कौन सा गलत है बताओ। विटामिन के में नाफ्थोक्विनोन रिंग होता है, बिल्कुल होता है विटामिन के में। विटामिन ए में बीटा आयनोन रिंग होता है, बिल्कुल। B12 में कोरिन रिंग बिल्कुल होता है। विटामिन ई में इंडोल रिंग कहाँ से आ गया भाई, विटामिन ई में तो क्रोमेन रिंग होता है। क्या होता है, क्रोमेन यार है, क्रोमेन रिंग होता है बच्चों विटामिन ई में, तो ऑप्शन डी ही गलत है। नेक्स्ट, ब्लड लेवल मॉनिटरिंग ऑफ HbA1c इज इम्पॉर्टेंट इन विच गिवन डिजीज स्टेट। देखो HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है ये, है ना, तो इसको मॉनिटर करेंगे भाई किसके लिए, हमारा डायबिटीज़ को भाई डायबिटीज़ के लिए, ऑप्शन नहीं हो जाएगा डायबिटीज़। भाई ये ना वैल्यू लगभग 6-6.5% तक होगा ना ये, तो सही है भाई, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में है ना। लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, 6-6.5 से ज़्यादा हो गया परसेंट से, 6% या 6.5% से ज़्यादा हो गया तो डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसको मॉनिटर करते हैं, है ना, किसमें, डायबिटीज़ के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा डायबिटीज़ मेलिटस। जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में क्या है भाई, लिविंग वायरस वैक्सीन है, लिविंग वायरस हिपेटाइटिस, लिविंग वायरस BCG नन, तो भाई BCG हिपेटाइटिस तो है नहीं, ऑप्शन है लिविंग वायरस वैक्सीन या के ऊपर है भाई। यूज एज ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टीराइल प्रोडक्ट, एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स है, सोडियम बाइसल्फेट है, एस्कॉर्बिक एसिड है, या EDTA, है ना। तो देखो क्या पूछा आपसे, इसमें जो है ब्लॉकिंग एजेंट की बात हो रही है बच्चों, तो इसमें ना आपका एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स जो होता है ना, ये एज अ ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, जो कि है एंटीऑक्सीडेंट है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रूड ड्रग पाउडर व्हेन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम टर्निंग, ओके, मैग्नीशियम एंड कंसनट्रेटेड HCl टर्न्ड द सॉल्यूशन मजेंटा कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। टेस्ट इज टर्म्ड एज शिनोडा टेस्ट, वार्नर टेस्ट। शिनोडा टेस्ट पहले तो देख लो किस किस के लिए, शिनोडा टेस्ट फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। वार्नर टेस्ट आपका किसके लिए, जो आपका इर्गोट के लिए होता है ना, वार्नर के रिएजेंट के साथ इर्गोट पाउडर ब्लू कलर देते हैं। किलियानी टेस्ट आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सोज के लिए होता है, किसके लिए, डिजिटॉक्सोज के लिए। और विटाली मोरिन टेस्ट आपका ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए, तो सब पता है हमें।
अभी जो है ये टेस्ट जो इसमें है, ट्रीट कर रहे हो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट क्रूड ड्रग का मैग्नीशियम टर्निंग से कंसनट्रेटेड HCl यूज़ कर लिया, मजेंटा कलर का जो है सोल्यूशन बन गया। तो ये हमारा बच्चों शिनोडा टेस्ट है जो कि फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। ध्यान रखना ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ लेंगे शिनोडा टेस्ट किसके लिए है, फ्लेवोनॉइड्स के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो इस टाइप से पूरा टेस्ट के बारे में देके पूछ लो, है ना। कौन सा कलर आता है ये पूछ लो, कौन सा रिएजेंट आता है ये पूछ लो, है ना। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो भाई देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑप्शन ए, है ना। तो ये जो आपके पाथवेज होते हैं आपको एटलीस्ट तो पता ही होना चाहिए भाई कौन सा पाथवे कहाँ पर है, भाई कौन सा साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस है हमारे साइटोप्लाज्म में होती है, इस टाइप से। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा इज नॉट द सोर्स फॉर ट्रोपिन एल्कलॉइड, का सोर्स नहीं है। धतूरा बिल्कुल होता है, डुबोइसिया भी होता है, पढ़ते हो। एट्रोपा तो है ही, निकोशियाना नहीं होता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर ड्रग विद परसेंटेज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। भाई एक बात याद रखना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगा लो, क्योंकि जितनी पीपी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, ड्रग जो है बाउंड फॉर्म में ही रहेगी, वो फ्री अवेलेबल होगी नहीं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, है ना। जितनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा उतना वीडी हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तो कह रहे देखो क्वेश्चन है हाईएस्ट बताना है आपका, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर ड्रग। तो जितनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग सबसे कम किसकी है भाई, ये 10% सबसे कम है, तो इसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ आ गया। नेक्स्ट है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू वेट इन पाउंड, LBS जो होता है पाउंड के लिए होता है, डिवाइड बाई 150 इंटू अडल्ट डोज, दिस फॉर्मूला इज नोन एज। तो कौन सा फॉर्मूला है भाई, सिंपल बताना है आपने, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज बताए हुए हैं। पोसोलॉजी और मीट्रोलॉजी वाला वीडियो देख लेना 5000 MCQs वाली सीरीज में, इतना बढ़िया वीडियो है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखो ये कौन सा है बताओ, और देखो इसमें ना इस फॉर्मूले में क्लार्क फॉर्मूला में ये ना पाउंड में है, और अगर वेट ना किलोग्राम में होगा ना तो आपने ना 70 से डिवाइड करना होता है बच्चों, याद रखना ये बात। और ये हमारा क्लार्क फॉर्मूला होता है, ऑप्शन सी। फ्राइड्स फॉर्मूला जो है इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए होता है ना। एज इन मंथ डिवाइड बाय 150, उसमें 150 से डिवाइड करते हैं, एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। यंग्स फॉर्मूला आपको बताइए, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है बच्चों। और डीलिंग्स होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज होता है। और देखो ये एज पे बेस्ड है यंग्स फॉर्मूला, है ना, और क्लार्क फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला, ये हमारे एज पे बेस्ड होते हैं। और जो वेट पे बेस्ड फॉर्मूला है वो हमारा क्लार्क है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों आपके एज पे बेस्ड है, क्लार्क वाला किस पे, वेट पे बेस्ड है, ओके। तो इसमें बी लिखा हुआ है ना बच्चों, तो आंसर मैंने आपको बता दिया ना, ये सी होगा ना, कई बार ना मिस्टेक कर देती हूँ मैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेफाजोलिन क्या है भैया, इज यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ नेजल कंजेशन, एग्जिबिट पेरिफेरल बीटा एड्रिनोसेप्टर स्टिमुलेंट, बीटा को स्टिमुलेट नहीं करता हमारा नेफाजोलिन। पैराजोलिन नहीं, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है। तो भाई आंसर तो ऑप्शन नहीं हो गया। नेजल कंजेशन को रिलीफ करने के लिए एज अ नेजल डिकंजेसेंट होता है नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं बच्चों ये, ओके। नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग वॉरफेरिन, भाई एक पेशेंट है जो वॉरफेरिन हमारा जो ओरल एंटीकोएगुलेंट कोमेरिन डेरिवेटिव 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन होता है हमारा। वॉरफेरिन ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, वॉरफेरिन की जो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है भाई, कोमेरिन रिंग होती है वॉरफेरिन की। कह रहे क्या पूछ, अभी हमसे क्या क्वेश्चन है, पेशेंट को वॉरफेरिन दे रहे हो भाई, ओरल एंटीकोएगुलेंट दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो। डेवलप रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई उसको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नहीं दोगे भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मतलब कि इसमें से कोई ऐसी ड्रग दे रखी होगी जो वॉरफेरिन के साथ में इंटरेक्शन करती होगी पक्का, है ना। देखो आइबुप्रोफेन, टॉलमेटिन, ओरोथायोग्लूकोज, एस्प्रिन, भाई एस्प्रिन कैसे दोगे,
देखो एस्प्रिन जो है एंटीप्लेटलेट होती है, सिनर्जिस्टिक एक्शन हो जाएगा इसके साथ तो वारफेरिन के साथ तो, है ना। तो ये इसलिए एस्प्रिन को वारफेरिन के साथ नहीं देना, कभी भी नहीं देना। तो अभी जो पेशेंट है जिसको वारफेरिन दे रहे थे उसको रूमेटोइड अर्थराइटिस तो हो गई, बट उसको एस्प्रिन मत दे देना, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग पाउडर वाज हीटेड विद फेरिक क्लोराइड्स के साथ हीट कर लिया भाई, ठीक है, फेरिक क्लोराइड यूज कर लिया हमने। वाटर एंड कंसनट्रेटेड HCl followed by extraction with chloroform layer was turned with ammonical layer turned pink. Test indicate presence of dash phytoconstituent anthraquinone, C glycoside, flavones, cardiglycosides, saponic तो देखो भैया ये मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट दे रखा है आपको जो हमारे C ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फर्स्ट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, भाई पहली वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी बता दो। ये 4 ऑप्शंस मेरे बच्चों को दिख रहे हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर करी हमारे जो ये हैं ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर ने, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे होपलर विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, कप एंड बोब या कॉर्न एंड प्लेट, है ना। तो ये होपलर विस्कोमीटर है, कौन से टाइप का है, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गम इज ऑब्टेन फ्रॉम एंडोस्पर्म, से कौन सा गम ऑब्टेन होता है भैया ये बताना है आप लोगों ने। ग्वार गम है, ट्रगाकैंथ है, अकेशिया है या स्टरकुलिया गम, है ना। तो आपका जो ग्वार गम होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस भैया ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ तो साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस जो होता है लेगुमिनोसी फैमिली वाला, तो ये एंडोस्पर्म से, तो इसका सोर्स ऑफ पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। स्टरकुलिया गम जो होता है इसको इंडियन ट्रगाकैंथ भी कहते हो, क्या बोलते हो, इंडियन ट्रगाकैंथ, है ना। और ये गम कराया गम, स्टरकुलिया यूरेंस, स्टरकुलियसी फैमिली, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली वाला, है ना, इंडियन गम भी बोलते हो। और आपके जो है ट्रगाकैंथ तो आपको पता ही है एस्ट्रागेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली होती है ट्रगाकैंथ की, है ना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ शिलैक, जो लैक होता है ना, लैक का सिनोनिम ही जो एक इंसेक्ट लैसिफेरा लाका से ऑब्टेन होता है, तो ये उसी का सिनोनिम होता है शिलैक। भाई शिलैक का ना देखो, शिलैक में शिलोइक एसिड, ये लैकाइक एसिड, एल्यूरेटिक एसिड सभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो सारे हैं, बट आपसे पूछा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है बच्चों, तो कलर के लिए ना ये आपका ऑप्शन बी लैकाइक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन बी याद रखना, है ना। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, भाई एनिमल्स को कंजर्व करना, बैन ऑन देयर हंटिंग, उनकी हंटिंग पे बैन लगाना, देयर यूटिलाइजेशन इन द एक्सपेरिमेंट्स इज गवर्नड बाय, ये सब किस एक्ट के अंडर आता है, एनिमल्स के रिगार्डिंग सारी बताओ। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वैसे तो बिल्कुल सही है, फार्मेसी एक्ट में नहीं आएगा, है ना, और ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी नहीं आएगा, मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट भी अलग है, तो हमारा ऑप्शन ही हो गया। बाकी इनके ये ईयर देख लो सभी के, है ना, आंसर तो ऑप्शन ही हो गया। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का है, फार्मेसी एक्ट आपको पता है 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945 में आए, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट 1955, आंसर ऑप्शन ए हो गया ना। नेक्स्ट देखो ऑल द डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हैविंग एफिनिटी फॉर D2, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, ये सब जो होते हैं ना डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। कह रहे जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हैं हैविंग एफिनिटी फॉर डोपामिन के D2 रिसेप्टर्स के लिए उनकी एफिनिटी चलो भाई बढ़िया है, आर क्लिनिकली यूज इन फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट, कह रहे इनमें से ना सारी कंडीशंस में आप डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट को यूज कर लोगे, एक को छोड़ के। कह रहे OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में यूज करोगे, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे भाई, इसमें तो हम जो है हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं ना, तो ये तो यूज़ नहीं करेंगे, काट दो ऑप्शन। बाकी बताओ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एक्रोमिगैली में भी करेंगे, पार्किंसंस में तो करते ही हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट बच्चों। तो आंसर क्या है, एक्सेप्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए हो गया मेरे बच्चों, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यूज़ नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट है लेबलिंग इंस्ट्रक्शन टू बी डाइल्यूटेड 20 टाइम इट्स वॉल्यूम विद वाटर इंडिकेट द डिस्पेंस्ड प्रोडक्ट इज अ, भाई 20 टाइम्स डाइल्यूट करना है वाटर के साथ में, किसके ऊपर ये आपका जो है इंस्ट्रक्शन होगा,
टिंचर्स, इलिक्सर्स, लिंक्टस, बताओ बताओ किसको करोगे 20 टाइम इट्स वॉल्यूम विद वाटर, बताओ इनमें से किसको करोगे 20 टाइम्स उसको डाइल्यूट करोगे वाटर के, टिंचर को करोगे बिल्कुल नहीं, इलिक्सर, लिंक्टस को तो ऐसे कैसे सिप एंड स्वेलो करना होता है ना, है कि नहीं, ठीक है। माउथ वॉश को करेंगे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा माउथ वॉश, है ना। देखो लिंक्टस को तो आपको उसके ऊपर तो क्या इंस्ट्रक्शन होती है, शुड बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी, सिप्ड एंड स्वेलो, है ना, विदाउट डाइल्यूटिंग, उसको पानी से डाइल्यूट करना नहीं तो ऐसे कैसे सिप करना होता है, स्वेलो करना होता है ना। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल वेरिएंट ऑफ गाबा एंड इज यूज्ड एज मसल रिलैक्सेंट है, भाई ये ना ये ड्रग जो है हमारा जो आंसर है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में आता है, किस में आता है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में आता है, स्ट्रक्चरल एनालॉग स्ट्रक्चरल वेरिएंट है गाबा का, भाई देखो कौन सा है, तो ऑप्शन सी दिख रहा है बैक्लोफन, भाई गाबा का बी वाला एगोनिस्ट होता है, गाबा ए गाबा बी पढ़ते हो ना, गाबा बी एगोनिस्ट होता है ये बैक्लोफन, ऑप्शन सी। और ये जो है मसल रिलैक्सेंट, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में बच्चों ये आता है। नेक्स्ट स्टेरॉयडल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट लोअरिंग ब्लड शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, भाई ब्लड शुगर कम कर रहा है मतलब कि आपका जो हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा एक तरीके से, है ना। और स्टीरोइडल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट बताओ, मोमोडिका चरंटिया जो करेला होता है ना उसी को बोलते हो, तो उसमें पढ़ते हो आई थिंक ये मेरे हिसाब से सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, डायस्कोरिया, सफेद मसाला, लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोयलिया एंड गोखरू, मोमोडिका, जिनसिंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोयलिया, मोमोडिका, है ना, मोमोडिका इसी में आता है ना, करेला ये सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में ही आता है, सही है, ठीक है। तो क्वेलिया सैपोनेरिया, डायस्कोरिया, डेल्टोरिया, ग्लिसराइजा, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा मुलेठी, है ना, लेग्यूमिनोसी फैमिली इसकी होती है। आपका लिकोरिस जो होता है, डायस्कोरिया जो सिनोनिम यैम होता है, डायस्कोरिया डेल्टोरिया, डायस्कोरिया इसी फैमिली होती है। डायोस्जैनिन प्रेजेंट होता है, क्वेलिया सैपोनेरिया ये क्वेलिया का सोर्स होता है। चलो भाई, तो आपका जो है ये मोमोडिका जो है यही करेला कहते हैं ना, डायबिटीज़ किसी को है तो करेले का जूस पी लो, है ना, वही करेला है ये हमारा मोमोडिका चरंटिया, तो क्या करता है ब्लड शुगर कम करा देता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ एक्सट्रीम फोटोसेंसिटिविटी, कोज करा देगी भाई, नायासिन, डिजिटालिस, फ्लोरोक्विनोलॉन्स या नन, तो हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो होते हैं ना वो फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेंटाडीन इज हेल्पफुल इन पार्किंसंस डिजीज, भाई पार्किंसंस डिजीज में ना अमेंटाडीन हेल्पफुल है, क्यों है ये बता दो, बताओ काहे हम यूज़ करेंगे पार्किंसन डिजीज में अमेंटाडीन। भाई देखो अमेंटाडीन ऐसी ड्रग है जो एंटीवायरल होती है, एंटीवायरल होती है और इसको पार्किंसंस में भी यूज़ कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये डोपामिन फैसिलिटेटर होती है, क्या होती है, डोपामिन फैसिलिटेटर। आपने पार्किंसन में क्या करना है, फैसिलिटेटर। पार्किंसन में तो हमारा डोपामिन तो कम हुआ है, हमने क्या मतलब कि उसमें इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन डोपामिन एंड आपका जो कोलिनर्जिक, डोपामिनर्जिक और कोलिनर्जिक के बीच में इम्बैलेंस होता है, तो हमने क्या करना होता है डोपामिन को बढ़ाएंगे, है ना, और कोलिनर्जिक के लिए हम सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो जैसे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं अभी हमने पढ़ा था, है ना, और डोपामिन के प्रिकर्सर देंगे, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देंगे, माओबी इनहिबिटर देंगे, और डोपामिन फैसिलिटेटर में अमेंटाडीन आता है बच्चों। तो आंसर क्या आएगा, इट लिबरेट डोपामिन फ्रॉम नर्व एंडिंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। तो बाकी डिक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी ऐसा नहीं होता, वो तो आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करोगे इसके लिए। इट इज़ मेटाबोलाइज इनटू डोपामिन में मेटाबोलाइज नहीं होता, वो तो आपका डोपामिन प्रिकर्सर लीवोडोपा होगा, है ना। इट इंक्रीज एड्रेनर्जिक एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं होता, ये हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग करेंगी। चलो ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया ना। नेक्स्ट देखो, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, if it contain a color which is not prescribed, if it is not labeled in the prescribed manner, और क्या था, देखो एक तो नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इट इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तीनों बातें किसके बारे में बताती हूँ आपको, बता दो अब जल्दी से, है ना। स्पूरियस ड्रग है क्या, स्पूरियस में तो आपका सब्सटीट्यूशन होता है, रिजेंबल ड्रग होगा, इमिटेशन सी सब होगा। सब स्टैंडर्ड दिया है, अडल्टेटेड या मिस ब्रांडेड, तो भैया मिस ब्रांडेड है ये, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नड बाय प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर वॉज दिस एक्ट पास्ड। सिंपल पूछा फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, अभी तो बताया, क्या बताया, 1948। भाई 1948 में हमारे 3 एक्ट हैं, एक तो फार्मेसी एक्ट जो आपको दे रखा है ना, और क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट भी याद रखना, और तीसरा क्या याद रखेंगे मेरे बच्चे, मिनिमम वेजेस एक्ट याद रखेंगे, मिनिमम, ठीक है, फार्मेसी फैक्ट्री और मिनिमम वेजेस एक्ट। ओके बच्चों, ऑप्शन 1 राइट हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस। भाई सीएनएस में ब्रेन आता है हमारा एक तो, और दूसरा क्या आता है बच्चों, स्पाइनल कोड आता है कि नहीं। तो स्पाइनल कोड, पैरासेरेब्रम, स्पाइनल फ्लूइड, सोमैटिक नर्व्स या सेरिब्रम, तो सोमैटिक नर्व नहीं आएगा। देखो सेरिब्रम तो आपका ब्रेन का ही भाई लार्जेस्ट पार्ट है, इसको कैसे भूल जाएंगे हम, बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ना मेरे बच्चों, वही तो होता है सेरिब्रम। क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम। और ठीक है, और जो है स्पाइनल कोड आ गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी हो जाएगा, तो सोमैटिक नर्व नॉट ए पार्ट ऑफ सीएनएस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द लेवल ऑफ शेड्यूल जीएमएस, मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग के लिए शेड्यूल जी आता है, बिल्कुल आता है। विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी, लेवल पे क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए भाई बताओ, सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंसी इन यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट लाइसेंस नंबर। तो भाई देखो सिंबल इन रेड की जरूरत नहीं है, बाकी तीनों चीजें तो लेबल पे होनी चाहिए, है ना। तो देखो जी वाले ड्रग के लेवल पे क्या क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर्स विच शुड अपीयर ऑन शेड्यूल जी ड्रग, प्रॉपर नेम होना चाहिए ड्रग का, मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, पोटेंसी इन यूनिट्स होनी चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर। भाई जो स्टेट रजिस्टर है फार्मासिस्ट का, उसकी कितनी कॉपी सप्लाई करनी पड़ती है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, जो कि हमारी पीसीआई है, उसको हर साल कितनी कॉपी स्टेट रजिस्टर की देनी होती है ना, 5, 3, 2 या इनमें से कोई भी नहीं, तो 5 कॉपीज देनी होती है भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो ईच स्टेट काउंसिल शेल सप्लाई टू द सेंट्रल काउंसिल, जो हमारी पीसीआई है उसको सप्लाई करनी पड़ती है 5 कॉपीज ऑफ द, जो स्टेट रजिस्टर होते हैं उनकी 5 कॉपीज जो होती है वो सप्लाई करनी होती है फॉर स्टेट्स एज सून एज मे बी आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद ऑफ ईच ईयर, द रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट काउंसिल शेल इन्फॉर्म सेंट्रल काउंसिल विदाउट डिले ऑल एडिशंस एंड टू अदर अमेंडमेंट्स इन द रजिस्टर फॉर द स्टेट मेड, है ना। तो कोई भी मतलब उसमें जो भी ऑल्ट्रेशन जो भी हुआ, अमेंडमेंट जो भी है रजिस्टर में, उन सबको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो फार्मेसी एक्ट जो है ना हमारा, वो तो 1948 में आया, लेकिन जो फर्स्ट पीसीआई इसके से 1 साल बाद बनी, 1949 में बनी, ऑप्शन 3। फर्स्ट पीसीआई कब बनी, 1949 में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर। देखो रिटेल ड्रग स्टोर दे रखा हो तो भी 10 स्क्वायर मीटर होगा, और अगर होलसेल ड्रग स्टोर दे रखा हो तो भी 10 स्क्वायर मीटर होगा। लेकिन अगर बोथ हो, रिटेल एज वेल एज होलसेल, दोनों के लिए तो 15 स्क्वायर मीटर होगा। याद कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट देखो, पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो भाई देखो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में ही दिया है 1919 का हमारा पॉइजन एक्ट आता है। और 1954 में कौन सा एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, आई थिंक, है ना, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आता है ना, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी जिसे कहते हो, है ना। 49 में फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, है ना। बाकी 1955 में आपका ये अभी देखा था हमने, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट भी था, है ना। चलो ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया 1919। नेक्स्ट है फोम के ऊपर क्वेश्चन है भाई, देखो फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल। एक तो ये वर्ड पकड़ो, रिटेल, ठीक है, ठीक है, रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड शेड्यूल CC1 के लिए क्या बताया था, 21, रिटेल के लिए 21 को एज इट इज रहने दो। आंसर इज ऑप्शन जो है सी, फॉर्म नंबर 21, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट देखो तो इसमें ये फॉर्म नंबर 20 में तो अदर देन CC1X की बात होती है ना, अदर देन CC1X के रिटेल के लिए फॉर्म नंबर 20 होता, और 20A से रिस्ट्रिक्टेड के लिए, अदर देन CC1X के रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20A, 21 CC1 के लिए, और B से होलसेल के लिए। ठीक है, तो ये सेल लाइसेंस की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको, ऑप्शन सी बताया है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी, हाँ रिटेल के लिए सही है। एक बार देख लो, वैसे मैंने फॉर्म नंबर का वीडियो बनाया, वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है वो,
वो वीडियो देख लेना आप, ठीक है। फॉर्म नंबर का सारे के सारे फॉर्म नंबर आपको वहीं के वहीं याद भी हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, आपको वहीं के वहीं याद हो जाएंगे अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो, है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहता है, देख लेना आप, है ना। देखो अदर देन C1X की बात करेंगे तो आपने 20 याद रखना है, रिटेल के लिए 20 रहने दोगे, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20 के आगे A लगाओगे, होलसेल के लिए 20 के आगे B लगाओगे, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20 के आगे 2 बार B लगा दोगे, देख लो यही लगा रखा है, ठीक है। एक्स के लिए आपका जो है या तो रिटेल होगा या होलसेल होगा, क्योंकि शेड्यूल एक्स की ड्रग जो होती है उनके रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, और होलसेल विद मोटर व्हीकल से उनको आप सेल नहीं कर सकते, मोटर व्हीकल से, है ना, एक्स की ड्रग को। तो इसके लिए अगर जो रिटेल होता है तो 20F होता है, होलसेल होता है तो 20G होता है, क्योंकि F पहले आता है G बाद में आता है ना, अल्फ़ाबेटिकली ABCDEFG। तो रिटेल के लिए 20F, होलसेल के लिए 20G। C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, मतलब C1 के लिए मैंने 21 बता रखा है आपको, रिटेल के लिए 21, होलसेल रिस्ट्रिक्टेड 21 के आगे A लगा दो, होलसेल के 21 के आगे B लगा दो, होलसेल विद मोटर व्हीकल के 21 के आगे 2 बार B लगा दो, है ना। है कुछ इसमें? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, इफ द ड्रग कंटेन फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस दैन इट इज नोन एज मिसब्रांडेड अडल्टरेटेड स्पूरियस नन। तो कौन सी है ये अडल्ट्रेशन हो रखी है भाई इसमें, ऑप्शन बी अडल्ट्रेटेड ड्रग। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक। भाई देखो रेजिन तो आपके प्लास्टिक होते हैं ना, एक तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक टाइप होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग, ये 2 टाइप के होते हैं। थर्मोप्लास्टिक नॉट थर्मोप्लास्टिक नहीं है, मतलब कि थर्मोसेटिंग वाला दे रखा होगा इसमें। फिनोल प्लास्टिक रेजिन पॉलीस्टारीन पॉलीथिलीन पॉलीप्रोपाइलिन, तो नॉट में ऑप्शन ए आ जाएगा। फिनोल प्लास्टिक रेजिन थर्मोप्लास्टिक में नहीं आता, थर्मोसेटिंग में आता है, ऑप्शन ए सही है। तो एक बार देख लो भाई ये क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, है ना। 2 टाइप के प्लास्टिक्स यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। सेटिंग तो सेट हो गए, एक बार सेट हो गए, इसको दोबारा से इनको चेंज नहीं कर सकते। देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट दिस कैन नॉट बी सॉफ्टन और रिमॉडल्ड वंस हार्डर। इसको इनको एक बार हार्ड कर दिया ना तो इनको सॉफ्ट नहीं कर सकते, थर्मोसेटिंग सेट हो गए बस एक बार जैसे थे, है ना। इनको एक बार हार्ड कर देना, इनको सॉफ्ट नहीं कर सकते, आप मोल्डेड दोबारा नहीं कर सकते। तो इसमें आपके फिनोलिक और यूरिया रेजिन्स आते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ना, ये भी एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर से बनेंगे, इनको सॉफ्ट और रिमोल्डेड कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका स्पेसिफिक एडवांटेज है, ठीक है। तो इसमें आपके पॉलीथिलीन पॉलीप्रोपाइलिन पॉलीविनाइल क्लोराइड टैफ्लोन ये सब आते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि स्क्रैप एंड रिजेक्टेड आर्टिकल्स कैन बी वर्कड अगेन टू गेट न्यू मटेरियल्स, है ना। सम थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि इसमें इनको आप दोबारा से कर सकते हो, सॉफ्ट रिमोल्डेड कर सकते हो थर्मोप्लास्टिक को, तो इनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसका एग्जांपल में देखो पॉलीथिलीन, जैसे केबल्स होती है, बकेट्स होती है, पाइप से पॉलीथिलीन के बने होते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन में मिल्क कार्टन्स जो होते हैं, रोप्स होते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन के बने होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ये ग्लोव्स वाटर प्रूफ गारमेंट्स में यूज़ होता है। टेफ्लॉन गास्केट्स में, कोटिंग्स में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है भाई, बड़ा सा लग रहा है, डरना मत बच्चों, है ना। देखो सबसे ज़्यादा मतलब कि बहुत इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना ये इजी बहुत होते हैं, दिखने में तो होते हैं इतने बड़े। देखो आई मैं बताती हूँ आपको, राइट कॉम्बिनेशन बताना आपने। देखो आपने स्टोमेटा मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना, डायसिटिक स्टोमेटा, पैरासिटिक, अनोमोसिटिक या एनाइसोसिटिक। आपको इसमें देखो कौन सा अच्छे से आता है। वैसे पैरासिटिक मेरे हिसाब से आपको सैना और कोका 2 में बताए थे, पैरासिटिक आते होंगे, है ना। तो बाकी एनोमोसिटिक मैंने आपको याद हो तो कोल्ड BF से बता रखी है ट्रिक, कोल्ड BF, है ना, एनोमोसिटिक की। तो एक बार देखिए इससे निकलेगा क्या। तो धतूरा है, वस्का है, सना, डिजिटालिस। हाँ कोल्ड BF में डी से डिजिटालिस है हमारा ना, तो डिजिटालिस में एनोमोसिटिक है। तो 3 का D देखो बच्चों, एक बार 3 का D, 3 के D से आंसर निकल गया बच्चों, आंसर 3 के D से। एक ही पता था हमें और हमारा आंसर निकल के आ गया, है ना। और अगर आपको पता होता कि पैरासिटिक सना में है तो भी निकल रहा था। 2 का C भी एक में ही है बच्चों, देखो इसमें 2 का C भी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो भी आंसर निकलना था मेरे बच्चों आपका। तो हमारा राइट कौन सा है, देखो एनोमोसिटिक स्टोमेटा एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स, तो आपका डिजिटालिस में प्रेजेंट होता है। तो 3 का D दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। बाकी हमें पता है पैरासिटिक स्टोमेटा हमारे सना में होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये ऑप्शन जो है 2 का हो गया C, है ना। फिर आपका है क्या, डायासिटिक स्टोमेटा एंड ससाइल ट्राइकोम्स आपके वसका में होते हैं, वसका में डायासिटिक स्टोमेटा एंड ससाइल ट्राइकोम्स, ठीक है। एंड आइसोसिटिक
क्रूर, एनी, अनइक्वल, याद है, क्रूसीफेरस, एनासिटिक या अनइक्वल साइड स्टोमेटा, तो ये हमारे धतूरा में होते हैं, ठीक है। बीडीएस बताया था ना, बेलाडोन धतूरा स्टामोनियम, ठीक है। तो समझ आ गया मेरे हिसाब से आपको। नेक्स्ट देखो, फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव पोजेस, भाई फार्मास्यूटिकल जो ऑल्टरनेटिव होते हैं ना, फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव का मतलब बताओ क्या होता है। देखो कह रहे हैं आइडेंटिकल थेरेपेटिक मोइटी होगी इनमें या प्रिकर्सर बट नॉट इन द सेम अमाउंट या डोजेस फॉर्म। भाई देखो ये ना बिल्कुल सही है, मतलब ये ना थेरेपेटिक मोइटी सेम होती है इनकी, है ना, बट सेम अमाउंट या डोजेस फॉर्म सेम हो ऐसा इनमें ज़रूरी नहीं होता। तो ये फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव होते हैं, है ना, सेम डोजेस फॉर्म ऐसा इसमें नहीं होता, सेम फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स। तो देखो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थेरेपेटिक मोइटी सेम होगी, है ना, बट नॉट इन सेम अमाउंट डोजेस फॉर्म, ऑप्शन ए हो जाएगा फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव। तो देखो एक तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होते हैं, एक फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव होते हैं, तो क्या होते हैं एक बार समझ लो। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट में ना सब कुछ सेम होगा भाई, देखो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट आर ड्रग प्रोडक्ट इन आइडेंटिकल डोजेस फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होगा, दैट कंटेन आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ आइडेंटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, सेम सोल्ट या एस्टर ऑफ द सेम थेरेपेटिक मोइटी, सब कुछ सेम है इनका तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट का। और जो फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव है भाई, जैसे किसी ड्रग का नहीं कहते कि भाई ये ड्रग काम नहीं करे तो ये दूसरी दे दो, फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव जो मतलब की है, फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव आर ड्रग प्रोडक्ट जिनमें आइडेंटिकल थेरेपेटिक मोइटी सेम होगी, भाई थेरेपेटिक मोइटी सेम होगी इनमें, ठीक है, और इट्स प्रिकर्सर बट नॉट नेसेसरली द सेम अमाउंट या डोजेस फॉर्म सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई सेम अमाउंट दे या फिर सेम डोजेस फॉर्म दे, ऐसा जरूरी नहीं होता, और सेम सोल्ट और एस्टर्स ऐसा भी जरूरी नहीं होता। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 mg कैप्सूल्स होते हैं और टेट्रासाइक्लिन फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स 250 mg कैप्सूल्स। अब थेरेपेटिक मोइटी सेम हमारे टेट्रासाइक्लिन, बट इनके जो है सोल्ट है ये डिफर हो सकते हैं, इनका डोजेस फॉर्म डिफर हो सकता है ना। तो ये सब, तो ये फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव और इक्विवेलेंट मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा पाई हूँ ये, है ना। तो इक्विवेलेंट का सब कुछ सेम और ऑल्टरनेटिव में थेरेपेटिक मोइटी जो है वो सेम होनी है, बाकी भाई आपने ये पढ़ लिया, है ना, समझ आ चुका मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखो, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ टिमोलोल टू द आई वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई अगर टिमोलोल दोगे वो ग्लूकोमा वाला है, भाई ग्लूकोमा में टिमोलोल का क्या रोल है, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर को कम कराएगा, मियोसिस मिड्रा से इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो भाई ये क्या कराएगा, ऑप्शन ए डिक्रीज करा देगा फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग formulations under ASU system are offered infinite period of shelf life in Drug and Cosmetic Act। ऑप्शंस क्या क्या है भाई इसके, देखो असावा एंड अरिस्ता है, चूर्णा गुटिका था। देखो भैया इनफाइनाइट पीरियड ऑफ शेल्फ लाइफ होती है आपके असावा और अरिस्ताज, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, है ना, इनमें होता है असावाज और अरिस्ताज में, ठीक है, याद रखना। तो इनफाइनाइट पीरियड ऑफ शेल्फ लाइफ, ओके। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, तो ये देख लो भाई चारों ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, डीपीटी डिप्थीरिया परटूसिस टिटेनस, है ना, बीसीजी भाई बीसीजी टीएबी ईसीजी, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन है डीपीटी हो गया, बिल्कुल सिंपल है, डिप्थीरिया परटूसिस और टिटेनस। जैसे डीपीटी इज द इम्यूनाइजिंग एजेंट कंसर्न विद, तो डीपीटी डिप्थीरिया परटूसिस टिटेनस। देखो पोलियो आया नहीं आया, टाइफाइड आया नहीं आया, कोलेरा आया नहीं आया, डिप्थीरिया तो आया ना इसमें, ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट है मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो ये होता है इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट होता है बच्चों, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, तो भाई देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट जहां पर मेन गैसियस एक्सचेंज होता है, बताओ गोबलेट सेल, एल्वियोली, गोबलेट डक्ट या नेफ्रॉन, तो ये हमारे एल्वियोली होती है जो कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है जहां पर मेन गैसियस एक्सचेंज होता है बच्चों, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट है इनरमोस्ट लेयर बता दो हार्ट की सबसे अंदर वाली, एंडोकार्डियम, एपी, मायो, पेरी, तो नाम से पता लग रहा है एंडो मतलब अंदर, है ना, ऑप्शन ए एंडोकार्डियम। नेक्स्ट है
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या होती है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम तो हमारी सेल होती है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेल। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियल सेल्स कोड पेवमेंट एपिथेलियम किसे कहोगे? स्क्वैमस को, क्यूबॉइडल, सिलेटेड या कोल्यूमनार? तो भाई जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू थोरैसिक डक्ट, है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपने पढ़े थे, है ना, जो लिम्फेटिक डक्ट होती है ना, तो उसमें जो आपका ये थोरैसिक डक्ट की बात हो रही है। कह रहा है इट ड्रेन एंटायर बॉडी अबाउट डायफ्राम, इट एम्पटीज कंटेंट इन सबक्लेवियन वेन, इट कैरीज ब्लड इनटू लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड का तो लिम्फेटिक सिस्टम में काम ही नहीं है ना। इट अराइज इन द वेसल, तो ब्रेन भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। देखिए, इट एम्पटी इट्स कंटेंट इनटू सबक्लेवियन वेन में एम्पटी करेगा कंटेंट को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है भाई बता दो। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड लगभग कितना? 5 लीटर पढ़ते हो ना, 5.5 लीटर ऑप्शन ए में दिया है ना। नेक्स्ट देखो, मुझे तो फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा भाई, कौन सी बात सही है, कौन सी करेक्ट है, कौन सा ट्रू है, बताओ। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, सही है। पैनक्रियाज हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, बिल्कुल सही, क्योंकि भाई पैनक्रियाज जो है ना, ये हमारा एंडोक्राइन फंक्शन तो परफॉर्म करता ही है भाई। इंसुलिन पड़ा है, ग्लूकागोन सब पड़ा, सारे हॉर्मोन्स। बाकी एक्सोक्राइन से ये पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करा रहा है, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है ना। तो भाई हिट्रोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियाज हमारी, ऑप्शन सी कर दो बोथ। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में नहीं आता स्टीराइल प्रोडक्ट्स के लिए। लीक टेस्ट बिल्कुल आता है, जिसमें एम्पाउल्स के लिए होता है। मिथिलीन ब्लू का 1% सोल्यूशन में डिप किया जाता है एम्पाउल्स को ना। क्लैरिटी टेस्ट होता है, पायरोजन टेस्ट तो होता है, या रैबिट यूज करते हो, है कि नहीं। फिर हमारा एंडोटॉक्सिन टेस्ट इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीज वैक्स इज एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। भाई बीज वैक्स कौन से टाइप का ऑइंटमेंट बेस है? ऑइंटमेंट की बेस पड़ी है ना, तो बीज वैक्स किस में आता है? हाइड्रोकार्बन या ओलेजिनस बेस में आता है, एब्जॉर्प्शन बेस में, वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसेबल या वाटर रिमूवेबल बेस में। तो भाई हमारे एब्जॉर्प्शन बेस में बीज वैक्स, वूल फैट, सारे पढ़ते हो, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। भाई ऑइंटमेंट के बेस हमारे हाइड्रोकार्बन या ये ओलेजिनस बेस जो होते हैं, एब्जॉर्प्शन, इमल्शन, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन बेस में हमारा बीज वैक्स आता है, वूल फैट आता है, हाइड्रस वूल फैट जो होता है, और वूल अल्कोहल आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमीसोलिड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। ट्रांसपेरेंट है ये या ट्रांसल्यूसेंट है? पर ये पेस्ट है, क्रीम है, लोशन है, जेलीज है, क्या है बताओ? क्या है? जेलीज होती है ये, ऑप्शन डी। ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसल्यूसेंट, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती है एक्सटर्नल यूज के लिए, जेलीज। साइज रिडक्शन प्रोसेस, थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कैन बी मिल्ड बाय। भाई थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए कौन सा मिल यूज करोगे? डिसइंटीग्रेटर, हैमर मिल, बोर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। तो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल यूज करेंगे थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए। इसमें नो मूविंग पार्ट, नो कंटामिनेशन, नो वियर एंड टीयर, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज करेंगे। प्रोडक्ट साइज माइक्रोन में ऑब्टेन होता है, माइक्रोन में, और इसका जो है प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। सारी बातें याद है मेरे बच्चों को, है ना, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ लैटिन एब्रीविएशन मिट्टे। भाई मिट्टे का मतलब बता दो क्या होता है? MITTE। बस इसका जो ये है एब्रीविएशन, इसको ऐसे लिखते हैं मिट्टे। मिट्टे का मतलब होता है सैंड, क्या होता है? सैंड, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट देखो, ये कुछ टर्म्स देख लो। मिट्टे, सैंड, मिट्टेल, सैंड, सच, ओमनी, एवरी, प्रोडोज या डो, सोल्व, डिजोल्व, फायर, मेक, लेट इट बी मेड, साइबोज मतलब मील या फूड, या एक्वा मतलब वाटर, है ना। जैसे 1 ounce अवोर्डोपोइस कंटेन डैश ग्रेन्स। भाई अवोर्डोपोइस, 1 ounce अवोर्डोपोइस में कितने ग्रेन्स होते हैं बताने हैं। अवोर्डोपोइस की बात हो रही है। 436.7, 43.57, 480.2, 437.5। भाई बहुत ही ज़्यादा पास ऑप्शन दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, है ना। ऑप्शन डी 437.5। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, उन्हें तो याद है ही, है ना। 437.5
और आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो अवोइडोपोइस जो है सिस्टम और एपोथेकेरी दो सिस्टम पढ़ते हो, तो अवोइडोपोइस में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वेइंग की, याद रखना, और एपोथेकेरी सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग के लिए ग्रेन होता है, याद रखना। एपोथेकेरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हो। अवोइडोपोइस में जो 1 आउंस होता है 437.5 ग्रेन होगा, और एपोथेकेरिस में 1 आउंस कितने इक्वल होता है, 480 ग्रेन्स के इक्वल होता है। बाकी मैंने आपको ही बताया था 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, ये एपोथेकेरी सिस्टम में आता है। 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन, 1 आउंस में 480 ग्रेन और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन होते हैं। नेक्स्ट देखो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। टाइप ए जिलेटिन के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है हमारा pH 9 पर होता है, और टाइप बी के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है एट pH 4.7। आंसर देख लो, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे बच्चों। और जो pH 9 पर टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक जो है पॉइंट आता है, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, कौन सा है वाटर सोल्यूबल, मैग्नीशियम स्टीयरेट, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, मिनरल एसिड, स्टीयरिक एसिड। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट है विच इज एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन में सभी तो बताया, एब्जॉर्प्शन बेस में मैक्रोगोल, कोकोनट ऑयल, पीजी या फिर पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स, या वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, बीज वैक्स, ये सारे आए ना एब्जॉर्प्शन बेस में, ऑप्शन डी है ना। अभी देखे थे हमने वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स। नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज लाइपोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, लिथोसोम्स एंड नियोसोम्स। तो इन्हें क्या कहोगे, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स जो होती है इन्हें हम बोलते हैं क्या, नियोसोम्स कहा जाता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है वेयर आर किडनी सिचुएटेड, भाई हमारी किडनी कहाँ पर प्रेजेंट है, कह रहे बिटवीन द 7th एंड 10th रिब्स के बीच में, तो वहाँ तो कहाँ किडनी होगी, है ना, काट ही दो ऑप्शन, कितना ही अजीब सा ऑप्शन है। बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्रा, हाँ ये तो सही लग रहा है। बाकी देखो बिटवीन 8th एंड 9th, अरे रिब्स के बीच में किडनी कहाँ से आ जाएगी, बिटवीन 1st एंड 2nd थोरेसिक, तो इतना ऊपर भी नहीं होगी भाई, आंसर तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच में हमारा किडनी प्रेजेंट होता है भाई, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट हार्मोन रेगुलेट बॉडी सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल, भूल गए क्या मेलाटोनिन को, नहीं भूले है ना। पीनियल ग्लैंड याद है ना, ब्रेन में 3rd वेंट्रिकल से अटैच होती है पीनियल ग्लैंड, से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, जो स्लीप वेक साइकिल है सर्केडियन रिदम है हमारी बॉडी का, उसको रेगुलेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो आंसर देखो ऑप्शन 1 मेलाटोनिन दिया है आपको, है ना, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखो, इन डीएनए रेप्लिकेशन न्यूली एडेड न्यूक्लियोटाइड इज जॉइंट टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड बाय एन एंजाइम। भाई देखो डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन इतना तो पता है हमें। जो न्यूली एडेड जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं ना, इज जॉइंट टू ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड से, तो कौन सा एंजाइम है जो उनको ज्वाइन करेगा न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोटाइड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूजिंग यंग्स रूल कैलकुलेट डोज फॉर 5 year old चाइल्ड, इधर अडल्ट डोज दे रखे 340 mg, है ना। यंग्स रूल में क्या होता है, एज इन ईयर्स कितनी दे रखी है 5 years, डिवाइड बाय एज प्लस 12, है ना, 12 और 5 17, इंटू अडल्ट डोज कितनी है 340, तो इसको निकाल लो, ये कितना आ गया 100 आ गया, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन देख लो बी में मिला आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स आर करेक्ट, है ना, तो ये आ गया आपका एनालिसिस से इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड दे रखे हैं, उसके बारे में कौन सी बात करेक्ट है, कौन सी बात सही है बता दो। देखो, कंडक्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड विद AC पावर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर कह रहा है पोलैरोग्राफी इन्वॉल्व प्लॉटिंग ऑफ कंडक्टेंस और वोल्टेज, इसमें प्लॉट नहीं करते भाई, पोलैरोग्राफी में तो करंट का साथ होता है, ये कंडक्टेंस हटा दो, काट दो, ऑप्शन बी काट दो। पोटेंशियोमेट्री इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ, ये जो ना ये इल्कोविक जो इक्वेशन होती है ये ना पोलैरोग्राफी में ही आती है, पोटेंशियोमेट्री में नहीं आती, काट दो। ये क्या कोलोमेट्री इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट लॉ रिलेटिंग इक्विवेलेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड एंड अमाउंट ऑफ कंपाउंड जनरेटेड एट इलेक्ट्रोड, तो ये नर्नेस्ट लॉ नहीं होता, ये फैराडे लॉ होता है। 3 ऑप्शन काट दी, तो आपका करेक्ट कौन सा हुआ, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नहीं आ गया आपका निकल के, है ना। कंडक्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड विद AC पावर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन ए जो है वो सही है, बाकी तो तीनों गलत लिखे हुए हैं भाई।
पोलैरोग्राफी में ना प्लॉट करते हो, करंट और वोल्टेज को प्लॉट करोगे, ठीक है, और करंट और वोल्टेज को प्लॉट करते हैं, और जो इसमें इल्कोवी की इक्वेशन भी इसी में होती है, ठीक है। तो पढ़ाऊंगी, सारा पढ़ाऊंगी, आपको टेंशन ना लो। नेक्स्ट, बेलाडोना बिलोंग्स टू स्टडी ऑफ द फैमिली। तो बेलाडोना की फैमिली पूछिए बच्चों, सिंपल। तो मैंने आपको बता रखा है सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलानेसी एक्सेप्ट कोका, जिसकी इरिथ्रोसाइल जेलेसी होती है। सोचना ही नहीं है, क्योंकि बेलाडोना हमारा ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आता है। इतना इजी क्वेश्चन आया, ऑप्शन ई हो गया सोलानेसी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पापावरेसी, बाकी पापावर सोमनिफेरम उसकी होती है ना अपनी, ओपियम की बाकी रूटेसी। नेक्स्ट देखो, विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल। कौन सा पार्ट है डिल फ्रूट का जिसमें ऑयल प्रेजेंट है? विट्टे, एंटायर फ्रूट, एंडोस्पर्म, अमेरिका। भाई हमारा जो ऑप्शन ए विट्टे में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। में कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल यूज होगा? गार्लिक, स्पाइरुलिना, जिनसेंग या एफेड्रा। तो आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन ए गार्लिक। भाई गार्लिक को यूज करोगे एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में बच्चों, आंसर इज ऑप्शन ए। भाई गार्लिक देखो एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज करोगे, क्यों? क्योंकि लिपिड के लेवल को भी कम करा रहा है, क्योंकि बिकॉज गार्लिक रिड्यूस सीरम लिपिड लेवल, बिकॉज इट कोज रिडक्शन और इनिबिशन ऑफ लिपोजेनेसिस को कम कराएगा, और एनहेंस कराता है ब्रेक डाउन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लिपिड्स। ओके, इट इंक्रीज एचडीएल को इंक्रीज करा रहा है, जो कि हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करा रहा है, और रिड्यूस करा रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपका एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ना। ओवरऑल गार्लिक इज यूज टू रिड्यूस, हमारे सीरम के कोलेस्ट्रॉल को कम कराएगा, एंड ऑल्सो इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस में भी इसको यूज करेंगे। गार्लिक हैज ऑल्सो बीन फाउंड रिड्यूस, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी कम कराता है हमारा गार्लिक, ठीक है। गार्लिक लहसुन जो होता है ना। विच वन ऑफ दीज रिएजेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन, के प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? भाई पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, तो ये तो हमारा कौन सा होता है? ड्रैगनड्रोफ, वैगनार तो वाईपाई है, हाँ। ड्रैगनड्रोफ रिएजेंट तो जो एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में पढ़ते हो, है ना, रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा तो काट दो। पिक्रिक एसिड हैगर्स रिएजेंट येलो पीपीटी देता है, ये भी एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आता है ना। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली एमिटिन की प्रेजेंस के लिए बताना है भाई, देखो, है ना। तो आप कहोगे मैम ये भी एल्कलॉइड है, बट एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट चाहिए, तो आपने स्पेसिफिक टेस्ट है एमिटिन का वो बताना है बच्चों, ठीक है। पोटाशियम क्लोराइड या आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड, ये वाईपाई है, ये वैगनार रिएजेंट होता है, जो कि रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है ये भी। तो भाई आंसर क्या है मेरे बच्चों इसका? पोटाशियम क्लोरेट यूज करेंगे, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन सी हो गया। तो इसके केमिकल टेस्ट पढ़ोगे, टू अबाउट 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग ऐड 20 ml HCl एंड 5 ml वाटर, शेक करोगे, इसको फिल्टर करोगे, इसमें पोटाशियम क्लोरेट जब ऐड करोगे, एमिटिन के लिए टेस्ट बता रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ये एमिटिन तो आपको पता ही है, एमिटिन कहाँ पर है? एमिटिन हमारा आईपीकैक वाला एमिटिन है, ये आईपीकैक आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आईपीकैक आता है, सिफेलिस आईपीकैक की ना रुबिएसी फैमिली होती है, रुबिएसी है ना, और उसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है, तो एमिटिन के लिए स्पेशल टेस्ट है ये, ठीक है बच्चों। तो पोटाशियम क्लोरेट ऐड करा तो प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा रेड में, आफ्टर स्टैंडिंग इज ड्यू टू एमिटिन की वजह से होता है। द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट, जो कि आपका फ्रोट्स रिएजेंट होता है, इसको अगर ऐड करोगे एमिटिन में तो वो ब्राइट ग्रीन कलर देगा। दोनों टेस्ट आपके एमिटिन के लिए है, आईपीकैक के एमिटिन के लिए, ठीक है। दोनों टेस्ट, इस टाइप के स्पेसिफिक टेस्ट भी कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये फ्रोट्स रिएजेंट भी पूछा हुआ था एक बार एक एग्जाम में, एमपी के एग्जाम में आया था आई थिंक, फ्रोट्स रिएजेंट की कंपोजिशन पूछी हुई थी, हाँ एमपी वाले में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडोल एल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो भाई इंडोल एल्कलॉइड्स सिंथेसाइज्ड होते हैं हमारे, ऑप्शन देखो, ट्रिप्टोफन, टायरोसिन, लाइसिन एंड, तो हमारे ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडोल एल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड्स, और ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं वो ऑर्निथिन अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है, ठीक है, याद रखना। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए ऑर्निथिन अमीनो एसिड। जैसे बीजवैक्स मेनली कंटेन पाल्मिटिन, स्टीयरिन, मिरिसिन या सिरोटिक एसिड, मिरिसिन, मिरिसाइल पाल्मिटेट, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट बीजवैक्स का मिरिसिल होता है, मिरिसाइल पाल्मिटेट अबाउट 80% तक होता है। फिर सिरोटिक एसिड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैलिसिक एसिड और एरोमेटिक सब्सटेंस सिरोलिन भी प्रेजेंट होती है। जैसे यूजिनोल तो हमें पता ही है भाई, यूजिनोल वाला तो बिल्कुल सिंपल है, क्लोव में होता है यूजिनोल, बाकी कैप्सिकम दिया है ना, कार्डेमम इलायची, और आपका कोरिएंडर धनिया, जिसमें लिनालूल होता है
है ना। तो ऑप्शन हमारा ए हो गया क्लोव, है ना। तो बाकी क्लोव के बारे में लिखा हुआ है, क्लोव का सोर्स पता है आपको, यूजिना कैरोफाइलेसिस, क्लोव की फैमिली मेटेसी, क्लोव में एनोमोसिटिक स्टोमेटा होता है, क्लोव में ओवोइड, भाई ये ओ होगा, मेरे बच्चों ने बताया था मैडम ये ओवोइड ऐसे लिखो, आपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। ओवोइड एंड साइज और लाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स होती है। क्लोव में क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है। क्लोव में यूजिनोल है अबाउट 70 to 90%। क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च बट इट्स अडल्ट्रेंट, जो इसका अडल्ट्रेंट है ना क्लोव का, मदर क्लोव, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। बाकी हमारी क्लोव जो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ये क्लोव का अडल्ट्रेंट है। मदर क्लोव जो कि राइपेंड फ्रूट होता है। क्लोव ट्री का ब्राउन क्लोव जो कि एक्सपेंडेड फ्लावर होता है। क्लोव ट्री का क्लोव स्टाक होता है। और एग्जॉस्टेड क्लोव जिसमें कि कोई भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट ही नहीं है, एग्जॉस्टेड है वो, बिल्कुल उसका वोलेटाइल ऑयल को रिमूव कर दिया डिस्टिलेशन से। ओके, नेक्स्ट देखो, पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भाई चिलीज जो है आपकी उसकी पंजेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैप्सेसिन, कैप्सेंथिन, कैरोटीन, पंजेंट प्रोटीन, है ना। तो कैप्सेसिन पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैप्सेंथिन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैप्सेसिन। कैप्सिकम जो होता है इसका सिनोनिम चिलीज होता है, इसका सोर्स है कैप्सिकम एनम, सोलेनेसी फैमिली है। और कैप्सेसिन पंजेंट प्रिंसिपल है, कैप्सेंथिन कलर के लिए, रेड कलर कैप्सिकम के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सेंथिन, ठीक है बच्चों, याद रखना है। शिनोडा टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, शिनोडा टेस्ट हम मैंने अभी आपको बताया था फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है ना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। शिनोडा टेस्ट किसके लिए? फ्लेवोनॉइड्स के लिए, है ना। बाकी ये टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट होता है। जैसे पेल एंड ब्लैक कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, तो पेल एंड ब्लैक कैटेचू को डिफरेंशिएट करोगे तो इसके लिए आपका गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है तो पेल कैटेचू के लिए पॉजिटिव होता है, तो इसमें जो पेल कैटेचू है वो ग्रीन फ्लोरेसेंस देते हैं लाइट पेट्रोलियम लेयर में, है ना। जैसे फेज 0, भाई तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं आपके, उसमें आप डिफरेंट फेज पढ़ते हो, तो फेज 0 जो होती है ना उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो डोजिंग, बहुत ही स्मॉल जो सब थेरेप्यूटिक डोज जो होती है वो उसमें एडमिनिस्टर करी जाती है, कि भाई ये देखने के लिए कि भाई जो ड्रग है आपने जिस भी ऑर्गन के लिए, जिस भी डिजीज के लिए वो ड्रग बनाई है तो वो वहाँ पे जा भी नहीं जा रही, है ना। तो बिल्कुल जो है सब थेरेप्यूटिक डोज जो है इसमें बहुत ही स्मॉल डोज जो है दी जाती है, तो इसको ना फेज 0 को बोलते हो माइक्रो डोजिंग स्टडीज बोलते हो। क्या बोलते हो? फेज 0 को माइक्रो डोजिंग स्टडीज, है ना। बाकी एनिमल तो होता नहीं भाई, एनिमल तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में एनिमल स्टडीज़ आती है, क्लिनिकल ट्रायल्स तो ह्यूमंस भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो क्लैवुलानिक एसिड, भाई क्लैवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये तीनों क्या होता है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, इनएक्टिवेट बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज, ऑप्शन ए में ही दिया आपको, है ना। बाकी पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को नहीं करेंगे, इनका नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, तो भाई होमोपॉलीसैकेराइड होता है और एक हेटेरो होते हैं, है ना। होमो में सेम नंबर ऑफ मोनोमर आपके हैं, जैसे कि होमोपॉलीसैकेराइड में आपका सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन आता है। हेटेरो में हमारा ऑप्शन 4 हाइलुरोनिक एसिड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रेफर्ड रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज दैट ऑफ सूडोप्लास्टिसिटी एंड थिक्सोट्रोपी, सूडोप्लास्टिसिटी, डायलेटेंसी एंड थिक्सोट्रोपी, या सूडोप्लास्टिसिटी एंड रियोपैक्सी। तो ये सूडोप्लास्टिसिटी और थिक्सोट्रोपी होते हैं इसके लिए, है ना, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन के लिए, ऑप्शन ए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, सुक्रोज, आइसोमाल्टोज, सेलोबायोज या माल्टोज। तो ये हमारा होता है सेलोबायोज, 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है C12H22 और 11, केमिकल फॉर्मूला किसका? ये हमारे डाइसैकेराइड का है, तो ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का गैलेक्टोज तो मोनोसैकेराइड हो गए, तो लैक्टोज का हो जाएगा ऑप्शन 1, है ना। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ विटामिन ई के सोर्स है एक्सेप्ट व्हीट जर्म ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट में फिश लीवर ऑयल नहीं होता विटामिन ई का सोर्स। नेक्स्ट है बर्निंग फीड सिंड्रोम इज सीन इन डेफिशिएंसी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बर्निंग फीड सिंड्रोम देखने को मिलेगा? तो हमारा जो होता है विटामिन B5 पेंटोथैनिक एसिड की डेफिशिएंसी से बर्निंग फीड सिंड्रोम होता है। बाकी पायरोक्सिन विटामिन B6 होता है जो आइसोनियाजिल के साथ में देते हैं, वो वाला विटामिन है ये। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, B12 साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट है मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, मेलानिन डिराइव होता है हमारे टायरोसिन अमीनो एसिड से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ओके, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से डिराइव होता है हिस्टामिन, हिस्टिडीन अमीनो एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से हिस्टामिन बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड ही नहीं है भाई, एलेनिन, ग्लिसरीन, भाई ग्लिसरीन कहाँ से अमीनो एसिड आ गया, है ना, ऑप्शन बी। बाकी ल्यूसिन, सीरीन होता है, ग्लिसरीन तो कोई अमीनो एसिड नहीं है।
पेंटोज शुगर फाउंड इन डीएनए आरएनए, भाई पेंटोज शुगर हमारा राइबोज ही तो होता है, मतलब कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज आरएनए में राइबोज, तो पहले ये राइबोज वाला काट दो। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज होता है, जो कि ऑप्शन लास्ट वाले में मेरे हिसाब से मिल रहा है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज होते हैं। पेंटोज शुगर होती है डीएनए और आरएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज है ना। मतलब पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए, भाई आरएनए में पिरिमिडीन बेस बताना बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है ना। प्यूरिन बेस तो एडेनिन और ग्वानिन सेम होता है डीएनए आरएनए दोनों में, एडेनिन काट दो ग्वानिन काट दो, है ना। बाकी जो है पिरिमिडीन बेस साइटोसिन तो सेम है, बाकी आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है, ठीक है। ऑप्शन डी। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं भाई, फैट एंड वैक्सीज, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन, ये सिंपल तो नहीं है ना, ये तो कंपाउंड लिपिड्स है, लास्ट वाले तीन है, फैट एंड वैक्सीज सिंपल लिपिड्स में आते हैं, ऑप्शन ए। जैसा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड एक्सेप्ट, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स में पॉलीमर नहीं आते, ऑप्शन ए हो जाएगा। निशा एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीज होगी, जैसे भाई एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी तो इंक्रीज होगी ना, सेम नहीं रहेगी, डिक्रीज नहीं होगी, जीरो नहीं हो जाएगी, इंक्रीज होगी बच्चों, इंक्रीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडेज यूज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ऑक्सीडेंट, है ना। डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज, तो ये पेरोक्सीडेज हो जाएंगे ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पेरोक्सीडेज। नेक्स्ट है विच इज ऑल्सो टर्म एज थायमिन, भाई B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, B5 पेंटोथैनिक एसिड, सारे याद है, B6 पाइरोक्सिन, विटामिन ए रेटिनोल, तो आंसर इज ऑप्शन 1 विटामिन B1 थायमिन। नंबर ऑफ ग्लूकोपायरानोज यूनिट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा साइक्लोडेक्सट्रिन की बात हो रही है, तो इसमें 6 ग्लूकोपायरानोज यूनिट होते हैं, है ना। अल्फा के बाद बीटा में 7 होते हैं और गामा में 8 होते हैं, तो अल्फा का पूछा, ऑप्शन डी हो जाएगा 6, ओके। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट माइग्रेन, भाई माइग्रेन में कौन सी ड्रग दोगे, इनमें से 4 ऑप्शन है, तो एर्गोटामिन देंगे, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है बाकी विनक्रिस्टिन, तो आपको पता ही है, ये तो कैंसर के लिए है आपका। नेक्स्ट फ्री फ्लोइंग पाउडर शो ए फ्लैटर कोन एंड हैव, भाई जो फ्री फ्लोइंग पाउडर होता है उनका फ्लैटर कोन है, तो उनका एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ना बच्चों, वो पूछा तो वो स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉलर एंगल ऑफ रिपोज होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है WIPO इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ डैश थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती है ना उनको प्रोटेक्ट करती है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज कोज बाय थायरोइडाजिन, थायरोइडाजिन, मिसोलिडाजिन, ये आपके सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग की बात हो रही है, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है इनका एडवर्स इफेक्ट में जो है ट्राइडिव डिस्काइनेसिया कोज कराएगी, कॉन्स्टिपेशन भी कराएगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कराएगी, भाई ऑप्शन डी लगा दो, ऑल सारी चीजें कराएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल, पहले लिखो 50, नीचे लिखो 500, फिर लिखो 100, 200 और 300 लिखो, इधर लिखो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, 200 के लिए 8 फार्मासिस्ट हो गए, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड ऑन द डैश फ्लोर, स्पेशली डिस्पेंसिंग यूनिट, तो कहाँ पर होनी चाहिए भाई, ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए कि नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड, देखो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड भी होता है, ड्रग बास्केट, तो सारे ही मेथड है, ऑप्शन 4 ऑल लगाओ। नेक्स्ट टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन, कोई फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू इथाइल अल्कोहल, वाटर, मिथेनॉल एंड हेक्सेन, तो भाई किस में ऐड करोगे, क्लोरोफॉर्म को इथाइल अल्कोहल में ऐड करेंगे ताकि फोस्जीन की फॉर्मेशन प्रिवेंट हो सके भाई। नेक्स्ट विच सॉल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम, NaCl आइसोटोनिक होता है, इससे कम क्या होगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, इससे कम पूछा, लोअर पूछा तो ऑप्शन 4 हाइपोटोनिक, ज़्यादा कहते तो हाइपोटोनिक कह देते, है ना। मतलब बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से गुड्स बाय कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, एंट्री पोर्ट या होल, तो इंपोर्ट ही कर रहे हैं, सिर्फ बाय तो कर रहे हैं, ऑप्शन 1 इंपोर्ट हो जाएगा। ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड है, रीजनल ट्रेड, लोकल, होम या फॉरेन, तो क्या हो जाएगी भाई, फॉरेन ट्रेड है ये, तो ऑप्शन 4। जैसे ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी या पोजेशन यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्या क्रिएट करेगा भाई, प्लेस यूटिलिटी, है ना, ऑप्शन 1, ठीक है। तो ठीक है
तो भाई एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोस यूरेसिल। ओके, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जो मैंने क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं तो उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।